सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्टिमाइजर्स। इससे पहले हम अपने लॉस फंक्शन देख चुके हैं, उससे पहले हम अपने एक्टिवेशन फंक्शन देख चुके हैं और आज बारी है ऑप्टिमाइजर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने बैक प्रोपगेशन में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ऑप्टिमाइजर होते क्या है। ठीक है, उसका देखेंगे कितने टाइप के ऑप्टिमाइजर्स होते हैं और मेनली 6 टाइप के मेन ऑप्टिमाइजर है हमारे पास। तो हम उन्हीं को देखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन 6 के 6 ऑप्टिमाइज़र में हर एक का फ़ॉर्मूला देखेंगे, हर एक की मैथमेटिकल वर्किंग देखेंगे, हर एक का यूज़ केस देखेंगे कि कब-कब यूज़ करना चाहिए उसे और हर एक के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको फिक्स कैसे किया जाता है, ये सब देखेंगे। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले उस पे बढ़ते हैं, जो कि है ऑप्टिमाइज़र का इंट्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड खोल लेता हूँ और टाइटल हम डाल लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है? अब ऑप्टिमाइज़र होते क्या हैं? बट ऑप्टिमाइज़र में जाने से पहले कुछ प्री रिक्विज़ाइट्स हैं आपके लिए। वो प्री रिक्विज़ाइट बताना भूल गया। ठीक है? प्री रिक्विज़ाइट क्या-क्या है आपके पास? पहला तो आपको है ग्रेडिएंट डिसेंट समझ के आओ। ठीक है? ग्रेडिएंट डिसेंट मैंने मशीन लर्निंग के अंदर ऑलरेडी कवर कर रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से कवर कर लेना ग्रेडिएंट डिसेंट। और ग्रेडिएंट डिसेंट कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन भी कर लेना। ठीक है? दूसरी चीज़, आप मैं बोलूँगा कि एमएलपी वाली वीडियो देख के आओ। वहीं से आपको मेनली समझ आएगा काम कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि मैं यहाँ ग्रेडिएंट डिसेंट का मैथमेटिकल वर्किंग नहीं बताऊँगा। मैं यहाँ आपको बताऊँगा जनरल वर्किंग, लेकिन बाकी उनकी बताऊँगा मैं, बाकी ऑप्टिमाइज़र्स की बताऊँगा मैथमेटिकल वर्किंग, ठीक है? बट ग्रेडिएंट डिसेंट ऑलरेडी कवर्ड है, तो वापस बता के फ़ायदा नहीं है और मैंने इन डेप्थ कवर कर रखा है ग्रेडिएंट डिसेंट को विद मैथमेटिकल एग्ज़ाम्पल उस वीडियो में, ठीक है? चलो तो इंट्रोडक्शन में बढ़ते हैं। अब पहले बात करते हैं ऑप्टिमाइज़र होते क्या है? ऑप्टिमाइज़र कुछ नहीं होते, ऑप्टिमाइज़र होते हैं एल्गोरिथम्स। क्या होते हैं ये? एल्गोरिथम्स। अब ये एल्गोरिथम्स करते क्या है? इन एल्गोरिथम्स का काम होता है कि वेट्स को एडजस्ट करना। वेट्स एडजस्ट बोल लो, आप अपडेट बोल लो, जो टर्म आपको सही लगे। एडजस्ट बोल लो या अपडेट बोल लो। और किस टाइम पे करते हैं ये? ड्यूरिंग बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन। तो मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें, ऑप्टिमाइजर आपके ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जो आपके वेट्स को अपडेट करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर बैक प्रोपगेशन के दौरान। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या है? वेट अपडेशन। इन्हीं की मदद से आप अपने वेट्स को अपडेट करते हो। जो हमने एमएलपी का एग्जांपल देखा था, वहां हमने कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज किया था? ग्रेडिएंट डिसेंट का, जो कि सबसे सिंपल ऑप्टिमाइजर कहलाया जाता है। ठीक है। तो इसका एक डायग्राम में देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। लेट्स टेक दिस। ओके, तो ये है और यहाँ पे मैं एक कर्व बनाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कर्व है, डिसेंट जिसे हम बोलते हैं। आपको इस एरिया को क्या कहते हो आप? ये एरिया कहलाया जाता है, सबसे नीचे वाला एरिया है, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, और हम यहाँ एक्स एक्सिस पे अपने वेट्स रख रहे हैं। मान लो आपका करंटली वेट यहाँ पे है। ठीक है, आपका वेट यहाँ पे है। अब हम इस वेट को ना, हमारा मेन एम होता है इस रीजन के अंदर लाना, ग्लोबल मिनिमा के अंदर। तो हम अपने ऑप्टिमाइजर का यूज करते हैं, इस वेट को यहाँ खिसकाते हैं, फिर यहाँ खिसकाते हैं, फिर यहाँ खिसकाते हैं और आखिरी में यहाँ पहुंचाते हैं। मान लो कि आपका वेट यहाँ नहीं है, राइट साइड पे है। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लेके आते हैं इसे, फिर नीचे लेके आते हैं और मतलब आपका किसी भी तरफ हो, मेन आपका एम है इस वाले एरिया में लाना, ग्लोबल मिनिमा वाले एरिया में। तो यही ऑप्टिमाइजर का काम है आपका, कि ग्लोबल मिनिमा वाले एरिया में लाना। क्योंकि जब आपका वेट्स ग्लोबल मिनिमा के एरिया में आ जाता है, तो वहां पे हम कहते हैं ना परफेक्ट वेट्स।
जो आपके मॉडल ट्रेनिंग के लिए चाहिए ना, वो आपके परफेक्ट वेट्स हैं, ठीक है? तो इसलिए आपका मेन एम ऑप्टिमाइज़र्स का कहेंगे कि आपके वेट्स को कुछ भी एल्गोरिथम लगा के इस ग्लोबल मिनिमा के अंदर लाना है। अब वो कौन से एल्गोरिथम्स हैं, हर आपका ऑप्टिमाइज़र का अलग-अलग एल्गोरिथम लगता है, ठीक है? और इसमें एक और चीज़ का यूज़ किया जाता है, वो आपका है लर्निंग रेट, ठीक है? लर्निंग रेट ऑप्टिमाइज़र के साथ ही यूज़ किया जाता है, जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है? चलो, तो ये तो आप हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स। अब टाइप्स में भी 2 चीज़ें हैं इसके पास। टाइप्स में 2 कैटेगरी कैसे हैं? आपने तो बोला 6 हैं। 6 हैं लेकिन 2 मेजर कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी ये है जहाँ पे अल्फ़ा आपका फिक्स रहता है। अल्फ़ा रिमेन फिक्स्ड। अल्फ़ा क्या है मैंने अभी बताया? आपका लर्निंग रेट। अल्फ़ा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। और एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आपका अल्फ़ा ऑटोमैटिकली चेंज करता है आपके डेटा के हिसाब से, आपके वेट्स के हिसाब से। ठीक है? अल्फ़ा चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब आपका अल्फा वेरिएबल है और यहाँ पे आपका अल्फा कांस्टेंट है। अगर आपने एक बार सेट कर दिया 0.1 तो वो पूरे ट्रेनिंग के टाइम 0.1 ही रहेगा। यहाँ पे आपने आप 0.1 सेट किया तो क्या पता कहीं पे 0.8 हो जाए, कहीं पे 0.01 हो जाए, ऐसे। ठीक है? शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे। तो 2 टाइप के ऑप्टिमाइज़र होते हैं। कुछ ऑप्टिमाइज़र में आपका जो अल्फा रहता है वो फिक्स रहता है और कुछ में आपका अल्फा टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। अब जिनमें फिक्स रहता है वो कौन-कौन से होते हैं आपके? जिनमें फिक्स रहता है वो आपके 3 होते हैं। सबसे पहले आपका ग्रेडिएंट डिसेंट जो आपका सबसे बेसिक ऑप्टिमाइज़र है, ठीक है? इसमें आपने एक बार जो अल्फ़ा सेट कर दिया, वो पूरे डेटा के लिए वही रहेगा। उसके बाद जो आपका अगला आता है, वो आपका स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट, ठीक है? ये ग्रेडिएंट डिसेंट का एक थोड़ा हम बोल सकते हैं एडवांस्ड वर्ज़न है। ग्रेडिएंट डिसेंट में कुछ खराबियाँ निकली थी, जिसकी वजह से हमें स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? देन आपका थर्ड है मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट। ये भी ग्रेडिएंट डिसेंट का थोड़ा और एडवांस्ड वर्ज़न है। स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट में कुछ कमियाँ पड़ी जिसकी वजह से हमें मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है? तो ये तीनों में बहुत पूछा जाता है। मतलब इनकी वर्किंग सेम है। आप इनका फ़ॉर्मूला देखोगे वो भी काफ़ी हद तक सेम है इनका। ठीक है? मैथमेटिकल वर्किंग भी पूरी सेम है। अगर आपको ग्रेडिएंट डिसेंट आता है ना, आपको स्टोचैस्टिक भी आ जाएगा, आपको मिनी बैच भी आ जाएगा। वर्किंग एक्ज़ैक्टली सेम है इनकी मैथमेटिकल। फ़र्क होता है इनके तरीके में काम करने के। वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे, कंपेयर भी करेंगे हम इनको। ठीक है? देन आपके आते हैं जिनमें आपका अल्फा आपका चेंज होता रहता है। मतलब आपका लर्निंग रेट। अगर अल्फा जिनको नहीं पता मैं वापस बताता हूँ यहाँ पे, आपका है लर्निंग रेट। जनरली ये छोटी वैल्यू रहती है 0.01, 0.1 ऐसी रहती है ये वैल्यू, ठीक है? ओके। तो अब जिनमें अल्फा चेंज होता है टाइम टू टाइम, सबसे पहला आपका है एडा ग्रेड, ठीक है? नाम से पता चलता है एडा, एडा मतलब एडैप्टिव। ठीक है? एडैप्टिव यानी आपके डेटा के हिसाब से अडैप्ट कर रहा है आपके लर्निंग रेट को, ठीक है? बट एडाग्रेड को हम आजकल यूज़ नहीं करते। डीप लर्निंग में एडाग्रेड का यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो हम बात करेंगे जब हम एडाग्रेड के अंदर आएँगे। पूरा मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊँगा, ठीक है? अब क्यों नहीं यूज़ किया जाता, उसके अंदर कुछ कमी थी। उस कमी को किसने फिक्स किया? आपका अगला ऑप्टिमाइज़र आया आरएमएस प्रॉप, ठीक है? इसने एडाग्रेड की कमी को फिक्स किया और इसकी वजह से ये यूज़ किया जाने लगा। बट आरएमएस प्रॉप के अंदर भी कुछ थी गलतियाँ, मतलब गलतियाँ भी नहीं बोलेंगे, कुछ कमी थी, ठीक है? जो मतलब थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी भी उतनी बात नहीं बन रही। उसके बाद आया हमारा सबसे मेन ऑप्टिमाइज़र एडम, ठीक है? एडम ने पूरा डीप लर्निंग बदल दिया। 2014 के अराउंड आई थिंक ये रिलीज़ हुआ था और उसके बाद से पीछे मुड़ के डीप लर्निंग ने कभी देखा नहीं है। आज तक के भी जो आपके ट्रांसफॉर्मर हैं, आपके बर्ट है, जीपीटी वगैरह है, उनमें भी एडम यूज़ किया जाता है। एग्ज़ैक्टली एडम का यूज़ नहीं किया जाता। एडम के कुछ वेरिएंट्स हैं, ठीक है? एडम के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। एक तो स्टैंडर्ड एडम है, हम जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब एडम से इन्फ्लुएंस होके बाकी आ रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो ग्रेडिएंट डिसेंट है। ग्रेडिएंट डिसेंट से निकल के आपके स्टोचैस्टिक और मिनी बैच आ रखे हैं।
तो वैसे ही एडम था, एडम से निकल के आपके और आ रखे हैं, जैसे एडम डब्ल्यू और भी बहुत सारे हैं। एडम डब्ल्यू आपका सबसे ज़्यादा फेमस है। एडम डब्ल्यू का मतलब होता है एडम विद वेट डीके, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो आपके जीपीटी वगैरह में एडम डब्ल्यू का यूज़ किया जा रहा है आजकल, ठीक है? तो मेन आपका ये जो आपका मोस्ट मैं बोलूँगा इम्पोर्टेंट है, जो आपका इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, वो आपका एडम है और एक आपका ग्रेडिएंट डिसेंट है, ठीक है? बाकी फिर हम एडा ग्रेड क्यों पढ़ रहे हैं अगर डीप लर्निंग में यूज़ नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि एडा ग्रेड के कांसेप्ट को आरएमएस प्रॉप ने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया कुछ चेंजेस के साथ। एडम ने आरएमएस प्रॉप के कांसेप्ट को कुछ अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया कुछ चेंजेस के साथ। तो मतलब एक-दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रखे हैं वो, ठीक है? जैसे आपका ग्रेडिएंट डिसेंट है उसमें कुछ कमी निकली तो स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट ने सेम चीज़ की है बट इम्प्रोवाइज़ कर दिया। मिनी बैच ने सेम चीज़ की है, इम्प्रोवाइज़ कर दिया, ठीक है? तो ऐसे ही काम करते हैं कि पीछे पिछले वाले की कमी को सुधारते हैं अपने फ्यूचर वाले वर्जन्स में, ठीक है? तो ये तो आपके टाइप्स हो गए, 6 टाइप के आपके ऑप्टिमाइज़र हो गए, ठीक है? 3 जिनमें आपके अल्फ़ा फिक्स रहता है, 3 आपके जिनमें अल्फ़ा चेंज होता है टाइम टू टाइम, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं अपना ग्रेडिएंट डिसेंट से। फर्स्ट लेते हैं अपना ग्रेडिएंट डिसेंट को मैं जीडी से दिखा रहा हूँ, ठीक है? ग्रेडिएंट डिसेंट मैं लिख देता हूँ चलो यहाँ पे ग्रेडिएंट डिसेंट। अब मैंने इसको बोला आप वीडियो देख के आ जाओ, ठीक है? प्लीज़ वॉच जीडी वीडियो। ग्रेडिएंट डिसेंट की वीडियो देख के आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको। अगर वरना आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती, अगर मैं डालना भूल जाता हूँ, तो मेरे मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन और ग्रेडिएंट डिसेंट की वीडियो साथ-साथ में है, तो दोनों पढ़ लेना अगर टाइम मिले, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है। बट मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपने पढ़ ली है, ठीक है? तो सीधा सिंपल इसको जल्दी खत्म करते हैं। इसका मैथमेटिकल नहीं जा रही क्योंकि मैथमेटिकल ऑलरेडी कवर है। सबसे पहले बात करते हैं फ़ॉर्मूला की। फ़ॉर्मूला आई थिंक मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने एमएलपी वाली वीडियो करी थी, वहाँ पे हमने ग्रेडिएंट डिसेंट का यूज़ किया था। तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा कि फ़ॉर्मूला क्या होता है। इसका फ़ॉर्मूला होता है डब्ल्यू न्यू मतलब मान लो आपको नया वेट अपडेट करना है, तो कैसे करोगे? डब्ल्यू ओल्ड यहाँ पे आप पुराने वेट को लोगे, ठीक है? माइनस अल्फ़ा जो भी आपने लर्निंग रेट सेट कर रखा है, मान लेते हैं 0.1 कर रखा है एंड डीएल बाय डीडब्ल्यू ये आपका वेट का ग्रेडिएंट है, ठीक है? आपको ऑलरेडी फ़ॉर्मूला पता है, ये आपका ग्रेडिएंट है, ये वाला डीएल बाय डीडब्ल्यू, अल्फ़ा आपका लर्निंग रेट है, ये आपका पुराना वेट है और इस फ़ॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करो तो आपको नया वेट मिल जाएगा। सिंपल था। अगर एमएलपी वाली वीडियो देखी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी यार यहाँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी सारी वीडियो ना एक-दूसरे से कनेक्टेड रहती है, तो अगर आप सीरीज़ में पढ़ो तो तभी बेटर रहता है। ठीक है? ओके, अब देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपका ग्रेडिएंट डिसेंट है, स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट है, मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट है। उन तीनों का फ़ॉर्मूला लगभग सेम है। बस दिक्कत बताऊँ कहाँ आती है? इसमें, ये डीएल बाय डीडब्ल्यू में। इसका मतलब अलग-अलग हो जाता है। टर्म आप सेम चीज़ से डिनोट करोगे डीएल बाय डीडब्ल्यू, बट मतलब अलग-अलग हो जाता है। कैसे? इसमें जो आपका ये डीएल बाय डीडब्ल्यू है ना, इसका मतलब है ग्रेडिएंट और हम बेटर बोले तो लॉस ग्रेडिएंट, ठीक है? लॉस के टर्म्स में ना, तो लॉस ग्रेडिएंट ऑफ होल डेटा सेट। अब मैं बताता हूँ ये होल डेटा सेट का मतलब क्या है, ठीक है? और यही इसकी कमी भी बनेगी, ये होल डेटा सेट ही। बात करते हैं इसकी वर्किंग की। चिंता मत करो मैथमेटिकली नहीं बता रहा मैं इसे जनरल बता रहा हूँ, ठीक है? मैथमेटिकली आपको ऑलरेडी पता है ग्रेडिएंट डिसेंट वाली वीडियो देख लेना। अब ये क्या करता है ना, इसने सबसे पहले आपका लॉस ग्रेडिएंट कैलकुलेट किया। ये क्या करेगा? कंप्यूट लॉस ग्रेडिएंट, ठीक है? लॉस ग्रेडिएंट तो निकालेगा बट बट फॉर एंटायर डेटा सेट। ये टर्म याद रखना एंटायर डेटा सेट। मतलब आपके डेटा सेट में अगर 1000 रोज़ हैं, तो ये 1000 के 1000 रोज़ का एक साथ लॉस ग्रेडिएंट निकालेगा, ठीक है? देन उसके बाद वेट अपडेशन की तरफ जाएगा। वेट अपडेशन,
चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके डेटा सेट में 100 रोज है, ठीक है? आपके डेटा सेट में 100 रोज है। इसने क्या किया, 100 की 100 रोज को पहले लॉस ग्रेडियंट निकाला, उसका इसने वेट अपडेशन किया, ठीक है? तो यही है आपका वर्किंग। अभी आप आगे पढ़ोगे स्टोकेस्टिक और मिनी बैच, तो आप समझ जाओगे क्या अंतर है दोनों में। अब इसका यूज केस क्या है? यूज केस इसका ये है कि जब आपका डेटा सेट है ना, जो आपका डेटा सेट है वो स्मॉल है, छोटा डेटा है आपके पास, टाइटैनिक का डेटा है और आईरिस डेटा है, ऐसे छोटे-छोटे डेटा सेट है ना, तो सही है। क्यों? क्यों? इसका रीज़न ये है, सो दैट दे कैन फिट इन रैम। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया? रैम में फिट होना मतलब? और समझाते हैं। मान लेते हैं आपके पास पीसी है, ठीक है? उस पीसी में आपके पास है 4 जीबी रैम, 4 जीबी रैम, ठीक है? आपका जो डेटा का साइज़ है वो है अराउंड 500 एमबी, ठीक है? तो आप अपने इस डेटा को अपने रैम के अंदर पास कर सकते हो इज़िली, ठीक है? तो परफेक्ट है। इस केस में तो चल जाएगा, आपका ग्रेडिएंट डिसेंट काम कर जाएगा। गुड। मान लेते हैं आपके पास पीसी है, उसमें 4 जीबी रैम है, ठीक है? 4 जीबी रैम है। जो आपका डेटा का साइज़ है, वो है 8 जीबी। बहुत बड़ा डेटा सेट ले रखा है आपने, ठीक है? मान लो इमेजेस का डेटा सेट है, बहुत बड़ा है। तो क्या आपका ये 8 जीबी 4 जीबी रैम के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता। आप बोलोगे इसका क्या सेंस बन रहा है यहाँ? इसका सेंस ये बन रहा है कि ये एंटायर डेटा सेट को एक साथ कैलकुलेट करता है ग्रेडिएंट्स को। तो ये आपके पूरे डेटा सेट को लेगा, आपकी रैम की मेमोरी के अंदर फीड करता है सबसे पहले। ये ऐसे काम करता है आपका ग्रेडिएंट डिसेंट। अब आपके रैम में अगर उतनी जगह ही नहीं होगी डेटा को लेने की, तो आपका पीसी तो उड़ जाएगा ऐसे ही, ठीक है? तो ये तभी सही है आपका ग्रेडिएंट डिसेंट जब आपका डेटा छोटा हो, मतलब आपका रैम के अंदर फिट हो जाए वो ईज़िली डेटा, ठीक है? तो ये मतलब था मेरा कहने का। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम तो आपको यहीं से पता चल गई होगी वैसे, मेरे को अलग से बताने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। प्रॉब्लम यही है कि हर बार तो आपको छोटा डेटा सेट नहीं मिल सकता, ठीक है? तो बिग डेटा के साथ ये काम नहीं कर पाता। बिग डेटा सेट अनेबल टू वर्क, ठीक है? तो ये इसका मैं बोलूँगा डिसएडवांटेज है कि बड़े डेटा सेट के साथ काम नहीं कर सकता और मेमोरी एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका पूरा डेटा सेट लेता है, रैम के अंदर भर देता है। रैम की ऐसी-तैसी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो यही अंतर है। जिस तरह से आपके डेटा को हैंडल करता है ना, यही अंतर बनता है आपके ग्रेडेड डीसेट में, यही अंतर बनता है आपका स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट में और यही अंतर बनता है आपका मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट में। डेटा को किस तरह से हैंडल करते हैं, वो डिफरेंस है तीनों के बीच में। फॉर्मूला सेम है, मैथमेटिकल वर्किंग सेम है, सब कुछ सेम है। बस डेटा को हैंडल करने का तरीका अलग है, ठीक है? चलो तो अगला देखते हैं। सेकंड आपका ये हमारा स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट, ठीक है? ये हो गया आपका स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट, जिसको हम शॉर्ट में बुलाते हैं एसजीडी, ठीक है? शॉर्ट में आप एसजीडी सुनोगे जहां भी सुनोगे। फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला वही रहने वाला है आपका, डब्ल्यू न्यू डब्ल्यू ओल्ड माइनस अल्फा आपका और डी एल बाय डी डब्ल्यू, सेम है। ग्रेड डिसेंट जैसा ही फॉर्मूला सेम, मैंने आपको पहले बोला था अंतर है भी नहीं ज्यादा। अब लेकिन यहाँ पे जो आपका ये डी एल बाय डी डब्ल्यू है ना, ये आपका लॉस ग्रेडियंट है फॉर ईच रो ऑफ डेटा सेट। अब जो समझने वाले होंगे वो तो समझ गए होंगे क्या मतलब है यहाँ। फिर भी जो नहीं समझे, वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग, अब ये क्या करेगा, मान लो आपके डेटा सेट में 100 रोज हैं, ठीक है? मैं मान रहा हूँ 100 रोज है आपके डेटा सेट में। तो ये करेगा, कंप्यूट करेगा लॉस ग्रेडियंट फॉर
फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के लिए कैलकुलेट किया उसने, उसके बाद वेट अपडेट करने लग जाएगा। फर्स्ट रो के लिए कैलकुलेट किया, वेट अपडेट करा, ठीक है। वेट अपडेट के बाद उसने सेकंड रो के लिए करा कैलकुलेट, सेकंड रो लॉस ग्रेडियंट, सेकंड रो के लिए लॉस ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, अगेन वेट अपडेट करने लग जाएगा। उसके बाद वापस अगेन आया, थर्ड रो के लिए कैलकुलेट किया, अगेन वेट अपडेट करने लग चले जाएगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट रो का करेगा वेट अपडेट, सेकंड रो का लॉस ग्रेडियंट कैलकुलेट करेगा, वेट अपडेट, और ऐसे करके 100 के 100 के लिए एक-एक करके करेगा। एक टाइम पे एक ही रो पास होगी, ठीक है। जैसे आपके ग्रेडियंट डिसेंट में आपकी पूरी की पूरा एक साथ जा रहा था डेटा, बट यहाँ पे आपका एक टाइम पे एक रो जाएगी बस, ठीक है। तो यही अंतर बनता है आपका ग्रेडियंट डिसेंट में और स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे यूज केस देख लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली सेम है, सब तीनों सेम है। यूज केस आपका ये है कि लार्ज डेटा के लिए सही है, गुड फॉर लार्ज डेटा, क्योंकि आपकी रैम पे लोड नहीं आने वाला। मैंने बता दिया रैम पे लोड कैसे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अब एक टाइम पे एक रो जा रही है, अब एक रो कितना ही ले लेगी यार स्पेस, कितना ही बड़ी होगी, चाहे इमेज ही ले लो, कितनी बड़ी इमेज होगी ज़्यादा से ज़्यादा 200 एमबी की इमेज मान लेते हैं, चलो यार 200 एमबी की इमेज सबके पास आजकल 4-5 जीबी रैम तो होती है, 4-6 जीबी रैम तो होती है हर किसी के पास, तो इजीली हैंडल कर सकता है। तो बड़े डेटा के लिए सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास रैम पे लोड नहीं पड़ता, नो लोड ऑन रैम, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज पास हो रही है तो क्या रैम पे लोड पड़ने वाला है। बट बट प्रॉब्लम भी आती है इसके साथ। अब देखो एक एक करके चीजें भेज रहा है, ऑफ कोर्स टाइम तो बहुत लगने वाला है, ठीक है। एक तो टाइम की प्रॉब्लम आने वाली है, टाइम इंक्रीजेस, ठीक है। अब वहां एक साथ एक बार में डेटा जा रहा था, तो ऑफ कोर्स आपका जल्दी ट्रेन हो जाएगा, बट यहाँ एक बार में एक जा रहा है, फिर दूसरे बार में दूसरा जा रहा है, तीसरे बार में तीसरा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स आपका टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ट्रेन होने में। एक तो ये इशू हो गया, बट इससे भी बढ़ के इश्यूज है आपके पास। दूसरा आपका है जिग जैग बिहेवियर। अब ये जिग जैग बिहेवियर क्या है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन इस जिग जैग बिहेवियर से होता क्या है पहले वो देख लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। जिग जैग बिहेवियर से होता क्या है कि आपका अनस्टेबल कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस का मतलब अगर नहीं पता किसी को, तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताई थी जिसमें आपको उस ग्लोबल मिनिमा के एरिया के अंदर लाना होता है और धीरे धीरे नीचे करके आता रहता है, उसी को आप कन्वर्जेंस बोलते हो उस प्रोसेस को, ठीक है। जो आपको यहाँ आना होता है ना ऐसे करके इंट्रोडक्शन में, ये जो आपको नीचे आते रहना होता है धीरे धीरे करके, इसी प्रोसेस को आप कन्वर्जेंस बोलते हो, ठीक है। ओके, एक तो टाइम हो गया, एक आपका जिगजैग बिहेवियर हो गया। अब क्या है जिगजैग बिहेवियर अभी बात करते हैं, पहले मैं थर्ड प्रॉब्लम बताता हूँ। थर्ड प्रॉब्लम आपकी है ओवर शूटिंग, ओवर शूटिंग प्रॉब्लम। अब ये क्या तीनों क्या प्रॉब्लम है इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। टाइम का तो पता चल गया होगा, ठीक है, टाइम में तो कुछ बताने लायक है नहीं। अब देखते हैं आपका पहले जीडी के केस में देखते हैं, ठीक है। जीडी के केस में क्या होता है कि जो आपका कन्वर्जेंस होता है ना, वो धीरे धीरे आता है मिनिमा की तरफ, ठीक है। वो कैसे आता है, स्लोली स्टेडीली, स्लोली बोल लो, स्टेडीली बोल लो, मतलब एक फिक्स पेस पे आता है टुवर्ड्स ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। मतलब एक फिक्स पेस पे आएगा धीरे 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 करके, ऐसे मान लेते हैं एग्जांपल से। ये आपका ये है, ये आपका एरिया है, ये नीचे आपका ग्लोबल मिनिमा का एरिया है, तो आपका वेट्स मान लो यहाँ पे, तो ऐसे आएगा धीरे, फिर धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे करके ग्लोबल मिनिमा के एरिया में एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका जीडी का काम करने का तरीका। अब एसजीडी क्या करता है, एसजीडी बेसिकली क्या करता है, क्योंकि देखो इसमें वेट हर रो के बाद कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है, वेट हर रो के बाद अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि हर रो के बाद आपका लॉस ग्रेडियंट कैलकुलेट हो रहा है, उसका वेट अपडेट हो रहा है, तो आपका ना बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है। मतलब फर्स्ट रो के बाद सीधा सेकंड रो में ना आपका वेट ऐसा होता है कि बहुत बड़े रेंज से बढ़ जाए, बहुत बड़े मार्जिन से बढ़ जाए, फिर उसके बाद बहुत बड़े मार्जिन से घट भी जाए, तो उसकी वजह से एक जिगजैग बिहेवियर आता है। वो जिगजैग बिहेवियर ऐसे होता है, एक और एग्जांपल देते हैं डायग्राम के साथ ही।
यहाँ पे आपका ग्लोबल मिनिमा मान लेते हैं। अब आपका वेट यहाँ है, ठीक है? ये वेट क्या करता है, अब देखो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, तो ये सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है? उसका यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, उसका यहाँ से वापस यहाँ पहुँच जाएगा, वापस यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब इसे बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने में ग्लोबल मिनिमा को। ये अपने उस पे मतलब इधर-उधर, इधर-उधर करने लग जाएगा बार-बार। तो इसी को आप ज़िगज़ैग बिहेवियर बोलते हो, ठीक है? ज़िगज़ैग बिहेवियर। और आप देख भी रहे होगे, वो बेचारा कितने जल्दी पहुँच गया था आपका कन्वर्जेंस वाले उस एरिया में, और ये पहुँच ही नहीं रहा है, ये इधर-उधर घूमने पे लगा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका स्लोअर कन्वर्जेंस होता है, अनस्टेबल कन्वर्जेंस होता है, ठीक है? इसकी वजह से आपका होता है स्लोअर कन्वर्जेंस, और स्लोअर कन्वर्जेंस होगा तो ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग टाइम भी बढ़ेगा ही, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। कन्वर्जेंस स्लो होगा तो ट्रेनिंग टाइम ऑफ कोर्स बढ़ेगा, ठीक है? अब आपका वो क्या है, ओवरशूटिंग क्या है, ठीक है? ओवरशूटिंग यही है, मतलब ज़िगज़ैग से ही आती है वो प्रॉब्लम भी, ठीक है? अब ज़िगज़ैग अपडेट्स हो रहे हैं तो आपके अपडेट भी नॉइज़ी रहेंगे, क्योंकि आपका वेट इधर से उधर भाग रहा है, और वेट से आपका अपडेशन भी होता है, ठीक है? अपडेशन के टाइम आपके वेट्स भी तो लगते ही हैं, तो आपके वेट्स के जो अपडेट होते हैं वो बहुत नॉइज़ी होते हैं। मतलब एक अगर 1 पे है, पहला अपडेट वेट 1 पे हो रहा है डिफरेंस, तो तीसरा 3 पे हो जाएगा, फिर 4 पे हो जाएगा, फिर वापस 1 पे आ जाएगा, फिर 5 पे हो जाएगा। मतलब अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो इस अनस्टेबल को क्या बोलते हैं, हम नॉइज़ी बोलते हैं। बेसिकली अगर हम थोड़ा मशीन लर्निंग की भाषा में जाएँ, तो हम नॉइज़ी बोलते हैं। नॉइज़ी मतलब जनरली हम आउटलायर्स को डिफाइन करने के लिए करते हैं। नॉइज़ी मतलब बहुत अनस्टेबल है, बहुत रैंडम सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एसजीटी होता है ना, वो आपकी ऑप्टिमल वेट वैल्यू कहाँ पे आती है आपके इस ग्लोबल मिनिमा वाले रेंज में। ग्लोबल मिनिमा के रेंज में आती है ना आपकी ऑप्टिमल वैल्यू। इस रेंज को आप बोलते हो परफेक्ट वैल्यू बोल सकते हो, या ऑप्टिमल वेट वैल्यूज, राइट? ठीक है, यहाँ पे मतलब आपकी वेट की परफेक्ट वैल्यूज रहती हैं। बट ये क्या करेगा, ज़िगज़ैग पैटर्न की वजह से ये इधर-इधर घूमता रहेगा, ठीक है? ग्लोबल मिनिमा के आस-पास घूमता रहेगा, बट ग्लोबल मिनिमा पे नहीं पहुँच पाता, और इसी को आप ओवरशूटिंग प्रॉब्लम बोलते हो। मतलब जो ओवरशूटिंग प्रॉब्लम है वो आपके ज़िगज़ैग बिहेवियर से ही आती है, ठीक है? मतलब ज़िगज़ैग बिहेवियर होने की वजह से एक प्रॉब्लम आती है हमें, उसे हम बोलते हैं ओवरशूटिंग प्रॉब्लम। दोनों अलग-अलग चीज़ें नहीं है, ज़िगज़ैग बिहेवियर इसका कॉज़ है, और ओवरशूटिंग प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम का नाम है, ठीक है? और ज़िगज़ैग बिहेवियर की वजह से वो प्रॉब्लम आती है हमें। मतलब वो इस ग्लोबल मिनिमा के आस-पास घूमता रहेगा, टेढ़ा-मेढ़ा होता रहेगा इधर-उधर, बट ग्लोबल मिनिमा पे नहीं पहुँच पाता वो बस, ठीक है? मतलब वो ये कि स्लोअर कन्वर्जेंस होता है, ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये प्रॉब्लम्स है आपके एसजीडी के साथ बेसिकली, ठीक है? तो आई होप आपको एसजीडी समझ आ गया होगा। पहला तो एक तो एडवांटेज यही है कि लार्ज डेटा के लिए बढ़िया है, बट फिर उसका डिसएडवांटेज भी अच्छे खासे हैं ना, टाइम ज़्यादा लगना है, ज़िगज़ैग बिहेवियर है, और ज़िगज़ैग बिहेवियर की वजह से हमें ओवरशूटिंग प्रॉब्लम होती है। और ओवरशूटिंग प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी क्या होती है, कि मतलब घूमता रहता है, बट ग्लोबल मिनिमा पे पहुँचता नहीं है। घुमक्कड़ बन रहा है एसजीडी तो। चलो, तो थर्ड देखते हैं आप अपना, आपका है मिनी बैच, ओके, मिनी बैच जीडी। कोई इन्हें बैच ग्रेडिएंट डिसेंट बोलता है, कोई मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट बोलता है, ठीक है? मर्ज़ी है आपकी। बात कर लेते हैं फ़ॉर्मूला की। हल्का सा डिफरेंस है फ़ॉर्मूला में, वो डिफरेंस भी आपको समझ आ जाएगा क्यों बना है वो। फ़ॉर्मूला सेम है वैसे। डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस अल्फ़ा, ठीक है? यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पे कैसे डिफरेंस बना, 1/m समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू m dl बाय dw। अब जो समझदार होगा तो समझ गया होगा कहाँ से आ रहा है ये। अब जिन्होंने पहले की वीडियोज़ देखी हुई है मेरी, तो उसको पता चल गया होगा, जिनको नहीं देखी तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका जो ये dl बाय dw है ना, ठीक है? बल्कि मैं बोलूँगा dl बाय dw नहीं, ये आपका जो पूरा टर्म है, ये 1/m dl बाय dw, ये आपका डिनोट कर रहा है लॉस ग्रेडिएंट, ठीक है? ये भी आपका लॉस ग्रेडिएंट को डिनोट कर रहा है। बट फॉर अ बैच। देखो, आपने ये पढ़ लिया कि जब आप एंटायर डेटा सेट भेजते हो, तो ग्रेडिएंट डिसेंट, एक-एक करके भेजते हो, तो एसजीडी। अब आपने क्या किया, जैसे आपके पास 1000 रोज़ हैं,
आपने 100-100 के बैच बना दिए 10, 100 का एक बैच, 100 का दूसरा बैच, मतलब आपने उस 1000 को डिवाइड कर दिया 100-100 के 10 बैचेस में, ठीक है? तो ये आपका एक बैच का कैलकुलेशन है, आपका लॉस ग्रेडिएंट एक बैच का है, ठीक है? और आपके वर्किंग भी समझ गए होगे यार अब तो, यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है? मान लो मेरे पास जो डेटा है, मेरे डेटा में है 150 रोज़ हैं, ठीक है? मैंने इसके बैच बना दिए, मैंने कितने बैच बनाए इसके 3, इक्वल बैच बनाया मैंने। तो इक्वल बैच कितने बनेंगे मतलब 3 बैच बनाए मैंने तो 50 रो ईच, ठीक है? हर बैच के अंदर 50 रोज़ होंगे, आपके 50 आइटम्स होंगे, ठीक है? अब क्या करेगा ये पहले कंप्यूट करेगा आपका लॉस ग्रेडिएंट फॉर फर्स्ट बैच के लिए कैलकुलेट करेगा सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद वेट अपडेट कर देगा, वेट अपडेट, ठीक है? उसके बाद जाएगा लॉस ग्रेडिएंट किसके लिए, सेकंड बैच के लिए, उसके बाद वेट अपडेट कर देगा, उसके बाद लॉस ग्रेडिएंट थर्ड बैच के लिए, उसके बाद वापस वेट अपडेट कर देगा, ठीक है? हो गया आपका लॉस, मतलब शिफ्ट में करेगा आपका वेट कैलकुलेट, सॉरी वेट अपडेट। 3 बैचेस है, एक बैच को भेजेगा लॉस ग्रेडिएंट आएगा वेट अपडेट, दूसरे को भेजेगा लॉस ग्रेडिएंट आएगा वेट अपडेट, तीसरे को भेजेगा लॉस ग्रेडिएंट आएगा वेट अपडेट, ठीक है? तो बैच वाइज में काम करेगा। अब इससे फायदा क्या होता है, यूज केस क्या बनता है इससे आपका, कि आप अगर मैं बोलूँ इसको सबसे पहले तो यूज केस तो छोड़ो, पहले इसकी पॉपुलैरिटी देख लो कि सबसे ज्यादा कॉमनली इसी को यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रेडियंट डिसेंट। अब मैंने ये नहीं बोला मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्टिमाइजर, मैंने बोला मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रेडियंट डिसेंट, मतलब जो आपने नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा है, एसजीडी पढ़ा है और जो आप मिनी बैच पढ़ रहे हो, इन तीनों में सबसे ज्यादा मिनी बैच को यूज किया जाता है। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ ऑप्टिमाइजर में तो सबसे ज्यादा एडम को यूज किया जाता है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रेडियंट डिसेंट ऑफ ऑल, ग्रेडियंट डिसेंट बोला है। अब क्यों यूज होता है, सबसे पहले एफिशिएंट है, ठीक है? एफिशिएंट कैसे, मान लो आपके पीसी में 4 GB रैम है, ठीक है? आपका डेटा है 8 GB का, तो आपने उस 8 GB के डेटा को बैचेस में तोड़ दिया, 2-2 GB के, तो 2-2 GB के आपका 4 बैच हो गए, तो एक टाइम पे आपका रैम के अंदर सिर्फ 2 GB जा रहा है, ठीक है? तो एफिशिएंट आपका रैम हैंडल कर लेगी, तो एफिशिएंट होगा, ठीक है? और फास्ट होगा थोड़ा, फास्ट होगा कैसे, जैसे आपका एसजीडी है, एसजीडी एक बार में एक ही चीज भेज पाता है, ठीक है? यहाँ पे लेकिन आप अच्छा खासा बैच भेज पा रहे हो अंदर रैम के अंदर, तो वो ऑफ कोर्स एसजीडी से तो फास्ट होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफिशिएंट देन ग्रेडियंट डिसेंट एंड फास्ट देन एसजीडी, ठीक है? तो आपके दोनों चीजों को इसने सॉल्व कर लिया, ग्रेडियंट डिसेंट से ज्यादा एफिशिएंट भी है और एसजीडी से ज्यादा फास्ट भी है, क्योंकि एसजीडी बहुत टाइम लगा रहा था, अनस्टेबल कन्वर्जेंस दे रहा था, और ये आपको स्टेबल कन्वर्जेंस देता है, स्टेबल कन्वर्जेंस। क्यों, क्योंकि आप अच्छा खासा डेटा पास कर रहे हो, ऐसा नहीं आप एक बार में एक भेज रहे हो, ठीक है? तो आप बैच भेज रहे हो पूरा, तो स्टेबल रहता है, ठीक है? एसजीडी से तो काफी हद तक स्टेबल रहता है ये, ठीक है? बट जो इसमें, ओके मैंने एक फॉर्मूला में एक चीज नहीं बताई, ये जो आपका एम है ना, ये एम क्या है आपका, बैच साइज है, ठीक है? बताना भूल गया मैं, बैच साइज, कि आपने कितने बैच बना रखे हैं, ठीक है? मतलब अगर आपने 3 बैचेस में अपने डेटा को तोड़ा है तो ये एम आपका 3 होगा, ठीक है? तो अब इसके साथ प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम भी नहीं बोलेंगे वैसे तो, बट वही है, काबिलियत पे आपके बात। आपको फाइंड बेस्ट वैल्यू ऑफ एम, आपको बैच साइज ढूंढना पड़ेगा परफेक्ट, ठीक है? कि आपको कितने हिस्सों में तोड़ना है अपने डेटा को, क्योंकि अगर आपने ज्यादा छोटा ले लिया वो बैच साइज, ठीक है, तो कन्वर्जेंस हो जाएगी आपकी स्लो, और अगर आपने ज्यादा हाई ले लिया तो आपकी रैम में हो जाएगा मेमोरी ओवरफ्लो, ठीक है? तो ये आपकी बेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, क्योंकि बड़े होने पे आपका रैम में मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगा, रैम हैंडल नहीं कर पाएगी वो मेमोरी इतनी सारी, ठीक है? और अगर आपने ज्यादा छोटी ले ली तो कन्वर्जेंस में या ट्रेनिंग में आपके बहुत टाइम लग जाएगा,
ठीक है? मतलब वही एसजीडी वाली प्रॉब्लम फेस करने लग जाओगे यहाँ पे भी, ठीक है? तो बस यही है कि आपको बेस्ट वैल्यू ढूँढनी पड़ेगी एम की, तभी जाके आप मिनी बैच को अच्छे से यूज़ कर पाओगे, जो कि इतना टफ नहीं होता, आप ढूँढ सकते हो ईज़िली, ठीक है? आपको भी पता है यार आपका डेटा कितना बड़ा है, कितने बैचेज़ में तोड़ना है, ठीक है? तो इतना कोई बड़ा मतलब प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते इसे, ठीक है, आप कर लोगे, इतना कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर भी एक कंपैरिज़न देख लें क्या? वैसे तो मेरे को लग रहा है समझ आ गया होगा। चलो, देख लेते हैं फिर भी। कंपैरिज़न किस-किस के बीच में? आपका जीडी हो गया, आपका एसजीडी हो गया, आपका मिनी बैच जीडी हो गया, ठीक है? अब ग्रेडेड डीसेट में कैसे जाता है आपका? जो आपका एंटायर डेटा सेट है, वो चले जाता है इसके अंदर, एंटायर डेटा सेट, ठीक है? अगर आपके डेटा में 100 रोज़ हैं, तो 100 की 100 पहुँच जाएँगी यहाँ, ठीक है? पूरा का पूरा जाएगा आपका ग्रेडेड डीसेट के अंदर तो, फुल डेटा। अब स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट में क्या होता है? रो बाय रो जाएगा आपका, रो बाय रो, ठीक है? मतलब अगर आपके डेटा में 100 रोज़ हैं, पहली पहली रो जाएगी, वेट अपडेट होगा, दूसरी रो जाएगी, वेट अपडेट होगा, तीसरी रो जाएगी, वेट अपडेट होगा, ऐसे करके, ठीक है? यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1 रो एट अ टाइम, ठीक है? अब मिनी बैच में क्या है? बैच बाय बैच, बैच बाय बैच, मतलब आपके पास अगर ओवरऑल 100 रोज़ हैं, ठीक है? आपने 5 बैचों में तोड़ दिया, तो 20-20 के बैच बनेंगे, तो आपके 20 रोज़ जाएँगे एक बार में, वेट अपडेट होगा, फिर अगला बैच में भी 20 रोज़ हैं, वो जाएँगी, वेट अपडेट होगा। ऐसे ही आपके 5 के 5 बैच जाएँगे और वेट अपडेट होंगे, ठीक है? तो यही कंपैरिज़न है, फ़ॉर्मूला सेम है, ठीक है? तरीका मतलब मैथमेटिकल वर्किंग पूरी सेम है, बस डेटा को भेजने का तरीका अलग है इनमें, ठीक है? बाकी कांसेप्ट सेम है, ग्रेडेड डिसेंट आता है, तो एसजीडी भी आता है, मिनी बैच भी आता है। क्योंकि ग्रेडेड डिसेंट के ही एक तरह से बच्चे हैं आपके एसजीडी और मिनी बैच, मतलब इससे इंस्पायर्ड हुए हैं, ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। देख लेते हैं अब तक कितने ऑप्टिमाइज़र कर दिए हमने। तो आपने अब तक कर दिया आपका ग्रेडिएंट डिसेंट कर दिया है, स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट कर दिया है, मिनी बैच कर दिया है। मतलब आपने जहाँ पे आपका अल्फा फिक्स रहता है, वो कर दिए हैं। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स पे, जो आपके हैं, जिनमें अल्फा आपका टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऐड अ ग्रेड को। तो मैं एक नई स्लाइड खोल लेता हूँ। कंपैरिज़न यहाँ हुआ है, यहाँ पे आपका ऐड अ ग्रेड हो जाएगा। तो ये हमारा 4th ऑप्टिमाइज़र है। मैंने पहले ही बता दिया ऐड अ ग्रेड को आप डीप लर्निंग में यूज़ नहीं करते, ठीक है? ये जस्ट आपका एक फाउंडेशन था आपके एडम और आरएमएस प्रॉप के लिए। ऐड अ ग्रेड, ठीक है? ऐड अ ग्रेड का मतलब होता है एडैप्टिव ग्रेडिएंट ऑप्टिमाइज़र, ठीक है? एडैप्टिव ग्रेडिएंट। इसका मैथमेटिकल से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो इसमें आपके फॉर्मूले वगैरह सारे कवर हो जाएँगे। तो हम इसका मैथमेटिकल देख लेते हैं। मैथमेटिकल एग्ज़ाम्पल, सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा, आप समझ जाओगे ईज़िली, ज़्यादा टफ है नहीं एडा ग्रेड। और एडा ग्रेड समझ गए तो आगे वाले तो इसी से इंस्पायर्ड हैं। उनका भी मैथमेटिकल देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे उनका मैथमेटिकल, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है ही मैथमेटिकल में। तो बेसिकली आपका मैथमेटिकल होता है इसमें एडा ग्रेड में 3 स्टेप, ठीक है? और ये 3 स्टेप याद रखना, आपको आगे भी काम आने वाले हैं, आरएमएस प्रॉप और एडम में भी। तो ये 3 स्टेप में काम करता है आपका। तो देख लेते हैं वो 3 स्टेप क्या-क्या है, ठीक है? पहला स्टेप है आपका, फर्स्ट आपको ग्रेडिएंट कैलकुलेट करना है। तो आपको कंप्यूट ग्रेडिएंट, ठीक है? कर दिया, पहला ग्रेडिएंट कैलकुलेट कर दिया आपने। दूसरा आप करोगे सम ऑफ ग्रेडिएंट करोगे, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडिएंट करोगे, ठीक है? सम ऑफ जो आपने ग्रेडिएंट निकाले हैं उनका सम करोगे पूरा, सम ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडिएंट्स। चलो ये भी कर दिया। देन आपका जो थर्ड स्टेप होगा, वो होगा वेट अपडेशन। ये दोनों चीज़ें कर दी, ठीक है? बस आपने कर लिया है, तो अब वेट अपडेट कर दो। सिंपल, 3 स्टेप में काम करना है। अब 3 स्टेप याद रखना। मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल है हमारे पास,
गिवन चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमारे पास वेट है, ये वेट इनिशियल वेट है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट हो रखा है जो हमने इनिशियलाइज़ेशन में दे रखा है। ये आपका है 5, ठीक है? इनिशियल वेट है। अल्फ़ा आपका शुरुआत में 0.1 है, क्योंकि आपको शुरुआत में तो एक वैल्यू देनी पड़ती है आपको, ठीक है? उसके बाद ये अपने हिसाब से वेट को अपडेट करता रहता है। अब इसमें एक वैल्यू रहती है आपकी कांस्टेंट वैल्यू, एप्सिलॉन से डिनोट करी जाती है, वो होती है जनरली 10 की पावर -8, ठीक है? मतलब बहुत छोटी वैल्यू 0.000001, ठीक है? क्यों ज़रूरत है इसकी? ज़्यादातर केस में आप इस वैल्यू को इग्नोर करोगे, वेरी स्मॉल, ज़्यादा छोटी है ये। लेकिन ज़रूरत क्यों है फिर? जब ज़्यादा ही छोटी है, हमने इग्नोर ही करना है, तो क्यों ज़रूरत है इसकी? ये इसलिए यूज़ होती है ताकि आप डिवीज़न बाय ज़ीरो को हटा पाओ, प्रिवेंट डिवीज़न बाय ज़ीरो, क्योंकि अगर 0 से डिवाइड होगा तो क्या आता है आपका? इन्फिनिटी वगैरह आ जाता है, ठीक है? तो अ, आप उस केस को हटाना चाहते हो कि आपका डिवीज़न बाय ज़ीरो ना हो, ठीक है? क्योंकि जनरली एप्सिलॉन आप देखोगे डिनोमिनेटर में यूज़ किया जाता है, अभी हम आगे फॉर्मूला देखेंगे ना, ये डिनोमिनेटर में यूज़ किया जाता है। अब मान लो आपका जो इससे एप्सिलॉन से जो पहले यूज़ होती है एक वैल्यू, अब ये फॉर्मूला में देखोगे समझ जाओगे। अगर मान लो वो 0 आ गई, लेकिन ये एप्सिलॉन कुछ वैल्यू जोड़ देगा ना इसमें 0.001, तो वो डिनोमिनेटर पूरा 0 नहीं बनता है। तो उसकी वजह से हमें डिवीज़न बाय ज़ीरो वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत होती है ताकि आप डिवीज़न बाय ज़ीरो हटा पाओ। वैसे इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है, जैसे अगर आपका कुछ वैल्यू आ रही है उसमें, जो इससे पहले यूज़ होता है, तब तो आपको इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? अब अगला चाहिए होता है लॉस फ़ंक्शन। अब लॉस फ़ंक्शन देखो, इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ मैं। तो आप कोई भी लॉस फ़ंक्शन यूज़ कर सकते हो। मैं अपना खुद का एक कस्टमाइज़्ड लॉस फ़ंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। आप लेकिन जो आपका डीप लर्निंग यूज़ करती है, वो आपके उस हिसाब से करेगी जो आपने लॉस फ़ंक्शन सिलेक्ट किया होगा। मान लो आपने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी किया, तो यहाँ पे आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का यूज़ करोगे। बट मेरे को आपको समझाना है, इसलिए मैं उतने बड़े-बड़े फ़ॉर्मूले नहीं लिख सकता अभी यहाँ पे, ठीक है? तो मैं एक छोटा-सा लॉस फ़ंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है? जो आपका थोड़ा एमएसई से मिलता-जुलता है। ये आपका है वेट का स्क्वायर, ठीक है? ऐसा दिखता है आपका ये एक्चुअल में कोई लॉस फ़ंक्शन नहीं है, ठीक है? ये एक हाइपोथेटिकल लॉस फ़ंक्शन है, जो आपको मैथमेटिकल समझाने के लिए। अगर आप डीप लर्निंग के केस में जा रहे होते हैं अंदर मैथमेटिकली, तो इस डब्ल्यू स्क्वायर की जगह पे आप अपना बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, या कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, या एक्चुअल एमएसई का फ़ॉर्मूला, या एक्चुअल एमएई का फ़ॉर्मूला, ठीक है? बट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ बस, तो इसलिए मैंने एक कस्टमाइज़्ड लॉस फ़ंक्शन यूज़ किया है, ठीक है? अब ग्रेडिएंट निकालते हैं हम, मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं लॉस फ़ंक्शन का, ठीक है? तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं लॉस फ़ंक्शन का, और मैंने लॉस फ़ंक्शन वाली वीडियो में कवर कर रखा है। आपके हर लॉस फ़ंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाल के दिखाया है वहाँ। तो अगर आप इस डब्ल्यू स्क्वायर को करोगे, डिराइव करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? और मैं इसको जीटी से दिखा रहा हूँ, ठीक है? डेरिवेटिव को किससे दिखा रहा हूँ? जीटी से। तो आप अगर डब्ल्यू स्क्वायर को डिराइव करो, डेरिवेशन तो आपने पढ़ी होंगी कैसे निकालते हो, डिफरेंशिएशन, तो ये आपका आएगा 2w, ठीक है? तो वैसे ही आप अपना लॉस फ़ंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे यहाँ पे, जो भी आ रहा है आपका। मैंने आपको बता रखा है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का क्या होता है, तो वो आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है? हो गया? अब आपके पास मिल चुका है, लॉस फ़ंक्शन का डेरिवेटिव मिल चुका है जो आपका है जीटी, ठीक है? अब आप करोगे आइट्रेशन 1। इसमें आइट ये आपके ना जितने भी आप पढ़ने वाले हो ना, ये सारे आइट्रेटिव ऑप्टिमाइज़र्स हैं। ये आइट्रेशंस में काम करते हैं, ठीक है? आप क्या करोगे, पहला आपका आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 1 मतलब आपका T1, जो आपने जीटी लिखा है ना, उसमें टी का मतलब वो है कि कौन से नंबर की आइट्रेशन चल रही है वो। तो टी इक्वल टू 1, क्योंकि आइट्रेशन 1 है, ठीक है? तो बस अब आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, हर आइट्रेशन में 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? कंप्यूट ग्रेडिएंट, ऊपर पढ़ा ना? ग्रेडिएंट कैलकुलेट करना है। तो ग्रेडिएंट कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, जीटी वाला। तो जी यहाँ लिख दो, टी आपका कौन-सा है, ये 1 है। तो जी1 इक्वल टू 2w, तो 2 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका इनिशियल वेट क्या था? 5। मैंने यहाँ पे बताया ना, इनिशियल वेट आपका 5 है। तो आप लिख दो 2 इंटू 5, ये आपका आएगा 10, ठीक है? तो आपका जी1 आ गया 10। देन सेकंड, आपका सेकंड स्टेप क्या थी? सम ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडिएंट्स, ठीक है? तो ये आप दिखाओगे बड़े जी से, जी1। इसमें आप क्या करोगे, अपने पुराने जितने भी ग्रेडिएंट्स है ना, उनका सम करोगे और उनका स्क्वायर करोगे। तो ये तो हमारा पहले ही ग्रेडिएंट निकला है ना अब तक।
इससे पहले तो कुछ निकला नहीं है हमारा, G1 से पहले अब तक कुछ। तो ये पहला ग्रेडिएंट निकल रहा है 10। तो इस 10 को लोगे और स्क्वायर कर दोगे, सम ऑफ स्क्वायर ग्रेडिएंट बोला है ना, तो 10 10 जा 100। ठीक है, मिल गया 100 हमें। थर्ड क्या है, वेट अपडेट करना है। तो थर्ड स्टेप है हमारा वेट अपडेशन। वेट अपडेशन के लिए यहाँ फॉर्मूला देखो, W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस अल्फा, यानी आपका जो इनिशियल लर्निंग रेट है। ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे अंडर रूट में GT प्लस, ये अंडर रूट के बाहर है, ठीक है, ये आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू है, और इनको साथ इनटू में आप डालोगे छोटा वाला GT। अब देखो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो अगर आपका ये GT 0 निकलता, ठीक है, ये आपका जो G1 निकाला आपने 0 निकलता, तो एप्सिलॉन आपका डिवीजन बाय 0 होने से बचा देता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना, और आपके इस जो ये पूरा टर्म है ना, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है, ये आपका ओवरऑल लर्निंग रेट है। ठीक है, ये पूरा टर्म आपका ओवरऑल लर्निंग रेट है। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे इस वाले टर्म को कैलकुलेट करोगे ना, ये आपका नया लर्निंग रेट बन जाता है इस आइट्रेशन के लिए। ठीक है, ये आपका जो ओवरऑल टर्म है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका लर्निंग रेट है इस आइट्रेशन के लिए, लर्निंग रेट फॉर दिस आइट्रेशन। अभी समझेंगे कैसे चीज़ें हैं। ठीक है, W न्यू इक्वल टू W ओल्ड डालते हैं। W ओल्ड क्या निकला हमारा, 5 था, पुराना इनिशियल वेट 5 था ना। अल्फा हमने बाय डिफॉल्ट शुरुआत में 0.1 सेट किया था। GT आपने अभी निकाला है जो कि आपका 100 आया। ठीक है, एप्सिलॉन 0.0001 यानी 10 की पावर -8 है वो। ठीक है, इनटू GT करना है, GT आपका 10 निकला था, छोटा वाला GT। ठीक है, तो इसको तो इग्नोर करो, 10 की पावर -8 बहुत छोटी वैल्यू है, तो आप लिखोगे 5 माइनस 0.1 इंटू 10, सॉरी डिवाइड बाय 10, तो 5 माइनस 0.1, ये भी 10 आएगा ना, अंडर रूट ऑफ 100, 10 से 10 कैंसिल, तो 5 माइनस 0.9 यानी 4.9। ठीक है, तो ये आपका न्यू वेट है, हो गया आपका वेट अपडेट। पहले आपका वेट था 5, 5 से आपका अपडेट होके 4.9 आ गया। ठीक है, नया वेट। ठीक है, ऐसे एक बार आइट्रेशन 2 के लिए बता दो। चलो आइट्रेशन 2 देख लेते हैं। आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 2 मतलब t इक्वल टू 2। ठीक है, आइट्रेशन 2 है, तो आप निकालोगे सबसे पहले G2, यानी ग्रेडियंट, वही 3 रूल्स फॉलो करने हैं। पहले आपका ग्रेडियंट निकालना है, तो लिखोगे 2 इंटू डब्ल्यू, यही था आपका फॉर्मूला ग्रेडियंट निकालने का। ठीक है, 2 इंटू, इस बार डब्ल्यू के केस में कौन सा होगा, आपका नया वाला वेट। ठीक है, आपका नया वाला वेट बनेगा, क्योंकि अब आपका वेट चेंज होकर 4.9 हो चुका है 5 से, तो यहाँ पे आप 4.9 पास करोगे, और ये आपका आएगा 9.8। ये आपका नया G2 है, पहले पिछली बार क्या आया था, 10 आया था, इस बार 9.8 आया है। चलो, अब आपको सेकंड स्टेप क्या था आपका, सम ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडियंट्स, यानी कैपिटल वाला G2। इसमें आप अपने पुराने ग्रेडियंट्स का स्क्वायर करते हो। ठीक है, तो पिछले बार वाला ग्रेडियंट क्या था आपके पास, 100 था, जो आपका G1 आया था वो 100 था, प्लस इस बार वाला क्या है, 9.8 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वाला ऑलरेडी स्क्वायर्ड हो रखा है, ये हम स्क्वायर कर चुके हैं। 100 तो स्क्वायर निकलने के बाद ही तो आया था 100, देखो 10 का स्क्वायर करने के बाद 100 आया था। ठीक है, तो 100 प्लस 9.8 का हम स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेट करो, 100 प्लस ये आएगा आई थिंक 96.04 आई थिंक, तो ये आएगा अराउंड 196.04। ठीक है, निकाल दिया आपने G2 भी। अब वेट अपडेट कर दो, ऊपर फॉर्मूला बता रखा है मैंने, तो लिखो W न्यू इक्वल टू W ओल्ड। ओल्ड हमारे पास क्या है, अब 4.9 हो चुका है ना, अब नया ओल्ड वेट हमारा। ठीक है, पहले 5 था, अब ओल्ड वेट 4.9 है, माइनस 0.1। ठीक है, और अंडर रूट में GT रखोगे, यानी 196.04 प्लस 10 की पावर -8, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है इसलिए हम इग्नोर करेंगे, इंटू यहाँ पे GT, यानी आपका 9.8। ठीक है, अब कैलकुलेट करना, ये आप अराउंड आ जाएगा 4.83। ठीक है, तो अब आपका ये बन चुका है नया वेट, तो मतलब पहले 5 था, अब वेट अपडेट हो गया, उसके बाद 4.9 हुआ, अब 4.83 हो चुका है, मतलब वेट घट रहा है धीरे धीरे। ठीक है,
तो ऐसे आप आइटरेशन 3 के लिए करो, 5 4 के लिए करो, 5 के लिए करो और धीरे-धीरे आपका वेट घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा। ठीक है? तो ये आपका मैथमेटिकल वर्किंग ऐसे काम करती है। ठीक है? डू फॉर आइटरेशन 3, 4 एंड सो ऑन। ओके? तो ऐसे आपके मैथमेटिकल काम करती है। बट 2 आइटरेशन काफ़ी रहती है समझने के लिए। समझ गए होगे अब तक तो क्या है ये? अब बात करते हैं वर्किंग की। ये तो मैथमेटिकल देख लिया ना, अब वर्किंग देख लेते हैं कि कैसे काम कर रही है। सबसे पहला पॉइंट, जो आपका लर्निंग रेट है, मतलब आपका अल्फा, ये क्या है? डिक्रीज़ होगा ओवर टाइम। डिक्रीज़ ओवर टाइम क्योंकि ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर रहा है। कैसे एडजस्ट कर रहा है? आइटरेशन 1 के लिए दिखाता हूँ मैं आपको। आइटरेशन 1, आइटरेशन 1 में आपका अल्फा क्या था? ध्यान से देखो। आइटरेशन 1 में जाओ। मैंने आपको बताया ये आपका लर्निंग रेट है, ये पूरा टर्म, ठीक है? ये पूरा टर्म अल्फा जीटी प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे अल्फा आपका 0.1 डिवाइडेड बाय 100 अंडर रूट 100, तो 0.1 अपॉन 10 आएगा ये, क्योंकि तो छोटी वैल्यू 10 पॉइंट माइनस 8, इसको आप इग्नोर करो, ठीक है? 0.1 अपॉन 10 आएगा ये। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये आएगा 0.1 अपॉन 10, मतलब कितना आ रहा है? 0.01, ठीक है? आइटरेशन 2 के लिए देखो। आइटरेशन 2 में आपका अल्फा कितना आ रहा है? ऊपर जाओ थोड़ा। ये आपका आ रहा है 0.1, ये पूरा टर्म आपका वो बन रहा है, ठीक है? अल्फा 0.1 अपॉन अंडर रूट 196.04, तो ये करोगे 0.9 अपॉन 14 के करीब पहुंचेगा, ठीक है? मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, 0.1 अपॉन 14 के करीब। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.00714। डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? आइटरेशन 1 से आइटरेशन 2 में डिक्रीज हो रहा है आपके लर्निंग रेट के अंदर? बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो यही है इसकी वर्किंग। अब यहाँ पे एक और चीज है समझने के लिए आपको कि यहाँ देखो, जितना आपका लार्ज ग्रेडियंट होगा, अगर आपका लार्ज ग्रेडियंट निकला है, ठीक है? अगर आपका लार्ज ग्रेडियंट निकला है, मतलब आपका जो जीटी है, छोटा वाला जीटी है, वो बहुत बड़ा निकला है, तो आपको क्या होगा? स्मॉलर अपडेट मिलेंगे, स्मॉलर वेट अपडेट मिलेंगे, ठीक है? और अगर आपका जो ग्रेडियंट है वो स्मॉल निकला है, ठीक है? अगर आपको ग्रेडियंट स्मॉल निकला है तो आपको लार्जर वेट अपडेट मिलेंगे। अब बोलोगे ये क्या हो रहा है, हमें तो समझ ही ना आ रहा। अब देखो, आप समझ जाओगे धीरे इसमें। अब कैसे हो रहा है ये? मतलब जिसने ध्यान दिया होगा समझ गया होगा ऑलरेडी, बट अगर नहीं दिया तो एक बार मैं समझाता हूँ, क्योंकि मिस हो जाती है कभी-कभी ये चीज़ें। अगर मान लो आपका ग्रेडियंट लार्ज है, ठीक है? ग्रेडियंट क्या है, मैं पहली कंडीशन के लिए ले रहा हूँ, ग्रेडियंट आपका लार्ज है, वो जीटी आपका बहुत बड़ा निकला है, ठीक है? मैं जीटी की बात कर रहा हूँ यहाँ। जीटी आपका बहुत बड़ा निकला है, ठीक है? मान लेते हैं 100-200 बड़ी वैल्यू निकली है। उससे क्या होगा आपको? जीटी बड़ा है, जीटी आपका लार्ज है। अगर जीटी लार्ज है तो आपका जो बड़ा वाला जीटी है, वो भी लार्ज होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो करते हो आप, जीटी था 10, स्क्वायर करके 100 निकाल दिया, तो मतलब अगर छोटा जीटी बड़ा है, तो बड़ा जीटी भी बड़ा होगा। ओके, तो बोलोगे इससे क्या मतलब बनता है? मतलब ऐसा कुछ नहीं बनता। उसके बाद आपको ये पता है जो आपका बड़ा वाला जीटी है, वो एक डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर के अंदर है, ठीक है? फॉर्मूले में हमने देखा, वेट अपडेशन वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो आपका जो जीटी है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, अल्फा अपॉन अंडर रूट जीटी, ठीक है? अगर ये अपॉन में है और अपॉन में अगर बड़ी वैल्यू आती है, अगर कोई चीज ऐसे है 0.1 है और ये कोई नीचे बड़ी वैल्यू आ गई, तो ऑफ कोर्स की बात है ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब ओवरऑल वैल्यू छोटी बन जाएगी। मैथ तो पढ़ ली होगी यार। तो आपका जो ओवरऑल ये वैल्यू बनेगी, और इसी को तो हम ओवरऑल लर्निंग रेट बोल रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी? बहुत स्मॉल बन जाएगी, ठीक है? तो अगर जीटी डिनोमिनेटर में है तो जो आपका ओवरऑल लर्निंग रेट बनेगा, ओवरऑल लर्निंग रेट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, ऑल्सो स्मॉल,
ठीक है? अब ये स्मॉल है, ये आखिरी में जाके इनटू हो रहा है, ठीक है? माइनस वगैरह भी तो हो रहा है, तो आपका जो वेट अपडेट भी तो है, वो भी स्मॉल होगा। वेट अपडेट इज़ आल्सो स्मॉल। चलो, एक बार मैं बता देता हूँ, फिर वापस कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आइट्रेशन 1 को लेते हैं, ठीक है? अगर आपका जो G1 है, ये स्मॉल है, ठीक है? हमारे केस में 10 मान लेते हैं चलो। अब सॉरी ये लार्ज है, ओके? G1 हमारा मान लो लार्ज आया है, आइट्रेशन 1 में G1 हमारा लार्ज आया है, ठीक है? तो हमारा बड़ा G1 भी लार्ज आएगा क्योंकि इसी का तो स्क्वायर होके बन रहा है वो, ठीक है? तो G1 लार्ज है तो बड़ा वाला G1 भी लार्ज है, ठीक है? अब आपने देख लिया जो बड़ा वाला G1 है वो डिनोमिनेटर में जा रहा है फ़ॉर्मूले के, और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ अगर जितनी बड़ी होगी, वो ओवरऑल वैल्यू को उतना छोटा बना देगी, ठीक है? मतलब आप देख लो ऊपर अल्फ़ा 0.1 है और ये नीचे अगर मान लो नीचे गलती से 100 निकलता, तो ये कितना हो जाएगा 0.001, मतलब जितना नीचे आप 0 बढ़ाते रहोगे उतनी वैल्यू और छोटी होती रहेगी। यही होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है? तो मतलब उतनी आपकी ओवरऑल वैल्यू छोटी होती रहेगी। ये ओवरऑल आपका लर्निंग रेट है, मैंने आपको बता दिया ओवरऑल आपका पूरा लर्निंग रेट है ये। ये उतनी छोटी होती रहेगी वैल्यू, जितनी छोटी होगी उसके बाद उतनी छोटी वैल्यू से ये इनटू होगा आपका छोटा वाला जीटी, और जितनी छोटी वैल्यू से जीटी होगा उतना आपका कम चेंज आएगा डब्ल्यू ओल्ड के अंदर, क्योंकि उतना कम चेंज माइनस हो पाएगा, और उतना कम चेंज माइनस होगा तो उतना कम अपडेट होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लार्जर द ग्रेडियंट स्मॉलर इज द अपडेट। ओके, तो ऐसे आप दूसरे केस के लिए बना लो कि जब जीटी स्मॉल है तो बड़ा वाला जीटी भी स्मॉल है, और जीटी आपका डिनोमिनेटर में है, और जब नीचे स्मॉल चीज रहेगी तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी रहती है और वेट आपके अपडेट बड़े होंगे, ठीक है? इसी का अपोजिट बनाना है आपको, ठीक है? वो आप खुद बना लेना, बस समझ गए होगे आई थिंक। अब देख लेते हैं यूज केस। यूज केस इसका ये है, आपको फिक्स लर्निंग रेट नहीं मिलता, आपको एडेप्टिव लर्निंग रेट मिलता है। मतलब आपने एक बार शुरुआत में बता दिया, उसके बाद आपका ये डेटा के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है आपका लर्निंग रेट। सो हमें यूज केस मिलता है एडजस्टिंग लर्निंग रेट, एडजस्टिंग लर्निंग रेट, ओके? मतलब आपको पहले से बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब हाँ मेरे को 0.1 ही रखना है सबके लिए, ठीक है? नो नीड टू डिफाइन, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती लर्निंग रेट को, ठीक है? जनरली अगर मैं बोलूँ, ये एनएलपी के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका एडाग्रेड एनएलपी प्रोजेक्ट्स, खासकर आप जैसे अगर रिकमेंडर सिस्टम वगैरह बना रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आपके स्पार्स डेटा को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। स्पार्स डेटा मतलब अ, जो आपके रिकमेंडर सिस्टम होते हैं जनरली वो टेक्सचुअल होता है, ठीक है? आपको टेक्स्ट के हिसाब से सर्च करना पड़ता है, रिकमेंडेशन देनी पड़ती है, तो उसमें आपका टेक्सचुअल डेटा होता है। टेक्सचुअल डेटा जनरली कैसे होते हैं? स्पार्स डेटा होते हैं। स्पार्स डेटा का मतलब कैसा होता है? अ वन हॉट एनकोडेड होते हैं, ठीक है? ऐसे 1,0,0,0,0,0,0 ऐसा। मतलब इसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें 0 है, सिर्फ़ एक वैल्यू 1 है, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें 0 है, लेकिन एक वैल्यू 1 है, तो इनको आप स्पार्स डेटा बोलते हो। इनको अच्छे से हैंडल कर पाता है आपका एडाग्राम, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो मैंने शुरुआत में बता दी खैर। अ, इसका डीप लर्निंग में यूज़ नहीं किया जाता। डीप लर्निंग में इसको यूज़ नहीं किया जाता, नॉट यूज्ड। क्यों नहीं किया जाता? एक्चुअली इसके साथ एक प्रॉब्लम है। इसके साथ जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लर्निंग डीके, लर्निंग रेट डीके। अब ये लर्निंग रेट डीके क्या है? अ, अगर मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया तो आप समझ गए होंगे वैसे, ठीक है? जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था, ये डिक्रीज़ वाला, ठीक है? ये अल्फा डिक्रीज़ेज़ ओवर टाइम। तो आप देख रहे हो ये 0.01 से सीधा 0.007 पहुँच गया। 0.1 से सीधा 0.007 पहुँच गया, ठीक है? अब मतलब आप देख रहे हो चेंज कितना हुआ है, सीधे 0.1 से 0 डिफरेंस देखो अल्फा का। तो अल्फा क्या हो रहा है आपको बहुत जल्दी-जल्दी घट रहा है, और ये तो सिर्फ 2 आइटरेशन थी। अगर मैं 3-4 आइटरेशन लगाता तो थोड़े टाइम में तो 0 ही बन जाता। तो आपका लर्निंग रेट बिल्कुल ही खत्म हो जाता। तो उसका वेट अपडेट हो ही नहीं पाते। यही आपका लर्निंग रेट डीके। ये 2 आइटरेशन में 0.01 से 0.07 पहुँच गया। 4-5 और लगाता तो खत्म ही हो जाता, पूरा 0 पहुँच जाता।
ठीक है? 2-4 और आइटरेशन लगता था, इसका तो खेल ही खत्म था। इसी को आप लर्निंग रेट डीके प्रॉब्लम बोलते हो, कि जो आपका सम ऑफ ग्रेडिएंट होता है ना, वो बड़ा होता रहता है टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि आपके पुराने वाले ग्रेडिएंट जुड़ते रहते हैं, और जितना आपका ये सम ऑफ ग्रेडिएंट बड़ा होता रहता है, ठीक है? लर्निंग रेट उतना छोटा होता रहता है, और एक टाइम पे इतना छोटा हो जाता है कि आपकी जो कन्वर्जेंस होती है वो होती ही नहीं है, ठीक है? आपके वेट अपडेट होते ही नहीं है, ठीक है? तो ये आपकी लर्निंग रेट डीके प्रॉब्लम है, ठीक है? और ये जनरली उसकी वजह से हो रही है, सम ऑफ ग्रेडिएंट की वजह से। और डीप लर्निंग के लिए मैंने आपको बता दिया सूटेबल नहीं है ये, ठीक है? अ, बेसिकली जो आपके न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है? क्यों नहीं है सूटेबल डीप लर्निंग के लिए? जो आपके न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, उनमें वेट ना बहुत चेंज किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज होती है, कि बहुत बार बैक प्रोपगेशन होती है आपकी, बहुत बार चेंज होते हैं। अ, जो आपका आपको ये देख लिया आपने कि एडाग्रैड कितनी जल्दी लर्निंग रेट को खत्म कर रहा है, मतलब बहुत जल्दी 0 की तरफ भाग रहा है आपका एडाग्रैड, तो ये कैसे कर पाएगा इतनी बार वेट अपडेट को हैंडल? ये तो 2-3 आइटरेशन में ही खत्म 0 की तरफ पहुँचने लग गया। अब वहाँ पे तो हमें इतनी बार वेट अपडेट करने होते हैं, तो मतलब चांस ही नहीं है आप कि एडाग्रैड को यूज़ कर पाओ, ठीक है? तो इसको आपका जो प्रॉब्लम थी, इसको आपके फिक्स किसने किया? इसको आपको फिक्स किया आरएमएस प्रॉप ने, फिर एडम ने किया, ठीक है? इसको फिक्स किसने किया? आरएमएस प्रॉप और एडम ने, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक और प्रॉब्लम है इसके साथ, ये इतनी हाई प्रॉब्लम नहीं है जितनी ये लर्निंग रेट डीके है, ये आपकी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है? कि मतलब आपका लर्निंग रेट 0 की तरफ जल्दी अप्रोच करता है, एज़ कंपेयर टू अदर ऑप्टिमाइज़र, ठीक है? एक इसकी प्रॉब्लम है हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, मतलब इतना मेन रीज़न नहीं है, बट मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। बेसिकली आपको पुराने ग्रेडिएंट्स का भी ट्रैक रखना पड़ता है, पुराने ग्रेडिएंट्स के सम का, ठीक है? मतलब आप देख सकते हो ना आइट्रेशन 2 में, यहाँ देखो आइट्रेशन 2 में आपने आइट्रेशन 1 के ग्रेडिएंट का यूज़ किया, जो आपका 100 है, ठीक है? जो आपका 100 आइट्रेशन 1 का था, उसका भी यूज़ किया, और ये तो आइट्रेशन 2 थी। मतलब अगर 100th आइट्रेशन चल रही होती है आपको, तो आपको पिछले 99th आइट्रेशन के सम ऑफ ग्रेडिएंट्स सब वो रखना पड़ता अपने पास डेटा, कि पिछले 99th में कितना ग्रेडिएंट निकला था, वो सबका याद रखना पड़ता। ऐसे ही 1000 होते, तो आपको पिछले सारों का याद रखना पड़ता। 2000 आइट्रेशंस होते, तो पिछले का सबका याद रखना पड़ता। तो इससे क्या होता है, आपके रैम पे ना बहुत ज़्यादा मेमोरी यूसेज बढ़ जाता है। उससे आपकी रैम हो जाती है स्लो, रैम स्लो हो गई तो फिर ट्रेन कैसे करोगे यार मॉडल, ठीक है? तो वही है कि हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपको मतलब पुराने डेटा का ट्रैक रखना पड़ता है, पुराने सम ऑफ ग्रेडिएंट्स का ट्रैक रखना पड़ता है, उसकी वजह से आपकी हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट आती है। तो यही रीज़न है इसका, ठीक है? ओके, तो मैंने आपको बता दिया इसका फिक्स क्या है, जो प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हैं। फिक्स आपका है आरएमएस प्रॉप, और आप बोल सकते हो एडम, ठीक है? इन दोनों ने फिक्स किया। आरएमएस प्रॉप को हम अब देखते हैं। यहाँ पे एक नया पेज कर लेता हूँ मैं ओपन, और ये आई थिंक हमारा 5th ऑप्टिमाइज़र है, और यहाँ पे हमारा आरएमएस प्रॉप, ठीक है? अब आरएमएस प्रॉप के बारे में देखते हैं। पहले तो आरएमएस प्रॉप की आप डेफिनेशन देख लो, क्या होती है? बेसिकली आरएमएस प्रॉप की डेफिनेशन होती है आपकी रूट सॉरी फुल फॉर्म, रूट मीन स्क्वायर्ड प्रोपगेशन, ठीक है? ऑल्दो सबसे मतलब फेमस थी आरएमएस प्रॉप नाम से, तो इतना बड़ा नाम कोई बोलता नहीं है, रूट स्क्वायर्ड मीन एरर, रूट्स मीन स्क्वायर्ड प्रोपगेशन, इतना बड़ा नाम कोई बोलता नहीं है। ओके, सो देखो ये इंस्पायर्ड तो आपका एडाग्रेड से है, इंस्पिरेशन एडाग्रेड से आई है पूरी, ठीक है? बट डिफरेंट कैसे है? तो ये थोड़ी एक चीज़ यूज़ करता है डिफरेंटली, उसको आप बोलते हो, इसका अगर मैं बोलूँ एक्स फैक्टर क्या है, ठीक है? जो इसे अलग बनाता है, वो इसका है एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है? तो ये इस कांसेप्ट का यूज़ करता है, एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज। इसकी वजह से ये मतलब एडाग्रेड से बेटर बन जाता है, और डीप लर्निंग में यूज़ किया जा सकता है सक्सेसफुली, ठीक है? तो इसको समझने के लिए हम मैथमेटिकल की तरफ चलते हैं इसके, तो आप वहाँ पे अच्छे से समझोगे, उसके बाद इसके थोड़ा यूज़ केस वगैरह बात कर लेंगे, ठीक है?
तो पहले तो वही गिवन चीज़ें देख लेते हैं। ये आपके पुराने वाले से इंस्पायर्ड है। इनिशियल वेट मान लेते हैं 5 है, जिसको आपको अपडेट करना है। इनिशियलाइज़्ड वेट सॉरी लर्निंग रेट आपका 0.1 है, ठीक है? वही आपके एप्सिलॉन देख लेते हैं, वो आपका है 0 पॉइंट सॉरी वो आपका होता है 10 की पावर -8। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो आपके डिवीजन बाय 0 प्रॉब्लम को हटाती है। यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है इसकी। तभी मैंने कहा ना इंस्पायर्ड है आपका एडाग्रेड से। एडाग्रेड में भी आपका एप्सिलॉन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है यार, ठीक है? अब यहाँ आ जाती है थोड़ी डिफरेंट चीज़ें। सबसे पहले तो ये आपका बीटा, ये बीटा है, ठीक है? बी मत बोल देना इसे। ये आपका रहता है जनरली यूजुअली 0.9 सेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं डीके फैक्टर, ठीक है? अब देखो डीके फैक्टर भी नाम क्यों रखा गया है इसका? आपको जो एडा ग्रेड में प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या आ रही थी? लर्निंग रेट डीके, राइट? और उसी को सॉल्व करने के लिए हमें डीके फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। जनरली ये 0.9 रहता है। यूज़र सेट कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है? जनरली 0.9 के साथ रहता है ये। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई थिंक इसकी 0.9 ही रहती है, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है इसमें वो होती है आपकी, इससे डिनोट करते हैं हम इसे ईजीटी स्क्वायर, ठीक है? अब शुरुआत में ये 0 रहेगा। ये है क्या चीज़? यही है आपका मूविंग एवरेज, जो मैंने बात की ना इसका एक्स फैक्टर, यही इसका मूविंग एवरेज है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टार्टिंग में सब 0 ही रहेंगे ना, ठीक है? 0 रहेगा, कोई अभी मूविंग एवरेज है नहीं हमारे पास। बाकी आप अपना लॉस फंक्शन देख लो। लॉस फंक्शन वही दे रहा हूँ मैं पुराना वाला डब्ल्यू स्क्वायर वाला, ये कस्टमाइज़्ड लॉस फंक्शन है जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इस लॉस फंक्शन का, तो हमें मिलता है जीटी, और जीटी क्या रहता है हमारा 2w, जो मैंने एडाग्राड में आपको इन डेप्थ समझा दिया कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो मेन गेम चेंज आपका इसने किया है, ठीक है? गेम चेंजर आपका ये है, ये मूविंग एवरेज आपका गेम चेंजर है। पूरा गेम पलट दिया इसने, डीप लर्निंग की दुनिया का, मतलब एडाग्रेड को तो पूरा पीछे ही कर दिया। अब वही लेते हैं बाय 1 बाय 1, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 1 यानी क्या बोलते हैं आइट्रेशन 1 को हम? T1, T इक्वल टू 1, ठीक है? इसमें भी 3 चीज़ें आपकी मैंने बताना भूल गया, 3 चीज़ें आपकी। जैसे आपका पुराने वाले इसमें था ना, उसमें क्या-क्या था? इसमें पहले आपका है कंप्यूट ग्रेडिएंट, वही जो आपका उसमें था कंप्यूट ग्रेडिएंट। उसमें क्या था आपका सम ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडिएंट निकालना था। इसमें आपका दूसरा स्टेप बन जाता है आपका कंप्यूट मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज कांसेप्ट का यूज़ कर रहा है, तो आपको सेकंड स्टेप में मूविंग एवरेज निकालना है इंस्टेड ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडिएंट, और थर्ड स्टेप आपका वही है, वेट अपडेट कर दो, ठीक है? तो सेकंड स्टेप चेंज है बस, बाकी सारे तीनों स्टेप उसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है? तो ये आपके 3 स्टेप हैं, जो आप आरएमएस प्रॉप में यूज़ करते हो, ठीक है? तो हर आइटरेशन में आप ये 3 स्टेप यूज़ करोगे। सबसे पहले आप अपना पहला स्टेप यूज़ करोगे। पहला स्टेप क्या है? ग्रेडिएंट कैलकुलेट करना है, यानी G1, स्मॉल g1 से दिखाते हैं ना हम ग्रेडिएंट को, तो आपको 2 इंटू डब्ल्यू करना है, और इनिशियल वेट हमने क्या सिलेक्ट किया था? 5, राइट? 2 5 जा 10, ओके, गुड। सेकंड हमने क्या करा है? सेकंड स्टेप हमारा क्या है? आपको मूविंग एवरेज निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ ई, मूविंग एवरेज आप ऐसे दिखाते हो G1, क्योंकि हम फर्स्ट उसके लिए चल रहे हैं, ठीक है? G1 का स्क्वायर ऐसे, मूविंग एवरेज ऐसे दिखाते हो आप, मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे दिखाने का तरीका ये होता है ई जी टी स्क्वायर, और अभी हम 1 पे हैं तो टी इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो अब इसको कैसे निकालोगे? इसके लिए आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका ऐसा कुछ है, बीटा यानी आपका वो डीके फैक्टर इनटू प्रीवियस मूविंग एवरेज, मतलब इससे पहले वाला मूविंग एवरेज जो भी था आपका आइट्रेशन 1 से पहले वाला मूविंग एवरेज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रीवियस मूविंग एवरेज, ठीक है? इससे पहले जो भी चल रहा था, प्लस अल्फा जो आपका लर्निंग रेट है, इनटू जी स्क्वायर, ठीक है? जीटी स्क्वायर, जो भी आपका मतलब ये आपने 10 निकाला तो 10 का स्क्वायर, ठीक है? जो भी आपने जी1 निकाला, डालते रहो वैल्यू। बीटा आपका 0.9 था, डी के फैक्टर, प्रीवियस मूविंग एवरेज यानी जो आपका इनिशियल मूविंग एवरेज है, क्योंकि इससे पहले आपने कोई मूविंग एवरेज निकाला नहीं है, तो ये 0 रहेगा आपका जो इनिशियल था, हमने सेलेक्ट किया था ना 0, तो इनिशियली तो आपका 0 रहेगा ना,
और ये आपका पहला ही आइट्रेशन, तो इससे पहले आपने कोई मूविंग एवरेज निकाला नहीं है, तो 0 है। प्लस अल्फा आपका बाय डिफ़ॉल्ट 1 था इनिशियलाइज़्ड, इनटू जीटी स्क्वायर यानी आपका 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0.1 इंटू 100, तो ये 10। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो पूरे 0 हो जाएगी ना, 0.9 इंटू 0। ठीक है, तो आपने मूविंग एवरेज भी निकाल दिया है। ठीक है, अब करो थर्ड आपका स्टेप, जो कि है वेट अपडेशन। तो मैं इसको सी से दिखा रहा हूँ, वेट अपडेशन। अब इसमें वेट अपडेशन का फॉर्मूला ऐसा कुछ है, डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा अंडर रूट, यहाँ पे आपका जाएगा वो ई जी टी स्क्वायर वाला, जो भी आपने ये वेटेड मूविंग एवरेज निकाला है ना, वो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन, ये स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है, इनटू जीटी। देखो फॉर्मूले पूरा ऐड ग्रेड के जैसे दिख रहा है, पूरा ऐड ग्रेड का फॉर्मूला है, बस ये नीचे वाली टर्म चेंज हो गई है। और ये आपका जो ये पूरा टर्म है, ये आपका ओवरऑल लर्निंग रेट है। ठीक है, ये आपका ओवरऑल लर्निंग रेट है। ठीक है, अब डालते रहो वही वैल्यू, यहाँ पे मिल जाएगा आपका आउटपुट। डब्ल्यू ओल्ड हमारा 5 था, ये आपका अल्फा 0.1 था बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपने अभी निकाला है अंडर रूट कितना, ये आपका मूविंग एवरेज आया 10। ठीक है, तो ये 10 आया है, यहाँ पे हमने 10 की पावर -8 डाल दिया, जो कि इग्नोर ही करने वाले हैं हम एट द एंड, इनटू जीटी। जीटी कितना आया आपका, जीटी मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, शुरुआत वाले ग्रेडिएंट की, तो ये आपका 10 आया है, तो 10 रख देते हैं इसे, इसको तो इग्नोर करो। ठीक है, तो ये आपका आएगा 5 माइनस 0.1, 10 का स्क्वायर रूट निकालो, क्या आएगा, आई थिंक 3.162 आता है, आई थिंक 0.1 3 के कुछ करीब आता है, 3.162, एक बार देख लेना सही है नहीं है, इंटू 10। ठीक है, अब करो इसे सॉल्व, ये आपका आएगा 1.838, तो ये आपका आ गया नया वेट। ठीक है, पहला आपका पुराना वेट क्या था 5, 5 से सीधा कितना आ गया 1.3838। देख रहे हो जंप। चलो आइट्रेशन 2 के लिए लेते हैं, ये एक आइट्रेशन में कहाँ समझ आता है कुछ भी। आइट्रेशन 2, तो t इक्वल टू 2 लेते हैं अब, तो आइट्रेशन t इक्वल टू 2 ले लिया। अब वही पहले ग्रेडियंट निकालो, मतलब वही आपका G2, ठीक है, 2 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2 इंटू, अब आपका नया वेट क्या हो चुका है, पहले 5 था, अब की बार हो चुका है 1.838, 1.838, और 1.838 इंटू करोगे तो ये आप आएगा 3.676। ठीक है, ये निकाल दिया। अब वेटेड मूविंग एवरेज निकालो, यानी ई G2 का स्क्वायर। अब यहाँ कैसे निकालोगे, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, बीटा यानी आपका 0.9 इंटू प्रीवियस मूविंग एवरेज। आइट्रेशन 2 से पहले वाला मूविंग एवरेज कितना था आपका, आइट्रेशन 2 से पहले वाला मूविंग एवरेज था हमारा ये निकालता ना इससे पहले, आइट्रेशन 1 के मूविंग एवरेज ये था 10, तो 0.9 इंटू 10, ठीक है, प्लस अल्फा यानी आपका 0.1 जो आपने सिलेक्ट किया था, इंटू जीटी का स्क्वायर, जो आपका G2 निकला है 3.676, इसका स्क्वायर, तो आप लिखो यहाँ पे 3.676 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करो इसे, ये आएगा 0.9 इंटू 10, ये आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस 0.1 इंटू 3.676 का स्क्वायर 1.352, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 10.352। ये आपको नया मूविंग एवरेज मिल चुका है। अगला आइट्रेशन में आपका मूविंग एवरेज ये वाला यूज होगा, जो मैंने बताया ना प्रीवियस मूविंग एवरेज वाला, मतलब इस जहाँ पे यहाँ पे भी 10 यूज हुआ था ना, अगला आइट्रेशन में आपका 10.352 यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, सेम जगह पे। अब थर्ड आपका वेट अपडेशन, तो मतलब आपको नया वेट निकालना है, फॉर्मूला मैं ऊपर बता चुका हूँ, वेट न्यू इक्वल टू वेट ओल्ड यानी 1.838। अब नया ओल्ड वेट आपका ये हो चुका है, पहले 5 था, 5 से 1.838 आ गया, अब आप एक और बार आइट्रेशन कर रहे हो तो 1.838 आपका पुराना वेट बन जाएगा आपकी बार, तो यहाँ पे 1.838 आ गया, माइनस अल्फा आपका 0.1 अंडर रूट जी टी, ई जी टी सॉरी, तो ये आपका आएगा अंडर रूट के अंदर 10.352 प्लस 10 की पावर -8, एप्सिलॉन आप लगाते हो डिवीजन को हटाने के लिए, इंटू जी टी से करते हो आप इंटू, तो यानी 3.676।
3.676। तो आप ओवरऑल कैलकुलेट करना, तो आई थिंक देख लेना कैलकुलेशन गलत होगी नहीं होगी, ये आएगा 1.724। तो आपका ये आ गया नया वेट, ठीक है। तो ऐसे आप आइट्रेशन 3 वगैरह के लिए कर सकते हो और आप सो ऑन करते रहोगे, आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 4, 5, 6 जितने आपको करने करते रहो, वेट आपका ऑप्टिमाइज होता रहेगा उतना, ठीक है। सिंपल था, यही आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट है इसका, समझ आ गया ना। 3 स्टेप में काम करता है ये आइडा ग्राइड की तरह ही। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसको लेके कि ये एडा ग्रेड से बेटर कैसे है, हाउ बेटर देन एडा ग्रेड, एडा ग्रेड से बेटर कैसे है, क्या कर दिया इसने ऐसा कि एडा ग्रेड से इतना बेटर हो गया। देखो वैसे समझ ही जाओगे आप, ये बहुत सिंपल एग्जांपल से बता सकता हूँ। एग्जांपल ये है आपका, ठीक है, एग्जांपल ये है आपका, ये आपका एडा ग्रेड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एडा ग्रेड में आप लर्निंग का शिफ्ट देखो कैसा हो रहा था, मैंने आई थिंक यहाँ दिखाया होगा एडा ग्रेड के अंदर ही, यहाँ ऊपर बताया था मैंने, कहाँ बताया था, लर्निंग रेट डीके, ठीक है, लर्निंग रेट डीके, ये मतलब आपका डिक्रीज कैसा हो रहा था आपका ये लर्निंग रेट 0.01 से 0.00714, ठीक है, याद रहेगा ये। तो ये कैसा हो रहा था 0.01 से कहाँ डिक्रीज हो रहा था 0.00714, ठीक है। डिफरेंस कैलकुलेट करो दोनों के बीच का, मतलब 0.01 माइनस 0.007 करो, ये अराउंड आएगा 0.00286, ठीक है। इतने का डिफरेंस और था, मतलब इतने उससे आपका लर्निंग रेट गिर गया 2 आइट्रेशन के बीच में, इतने उससे आपका लर्निंग रेट गिर गया, ठीक है। सेम चीज आप अब उसके साथ करो, आरएमएस प्रॉप के साथ। आरएमएस प्रॉप में आइट्रेशन 1 में देखो कितना आ रहा है, आरएमएस प्रॉप में आइट्रेशन 1 में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 0.1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10, ठीक है, मतलब ये आएगा, इसको कैलकुलेट करना है आपको 0.1 अपॉन 3.162, ये आपका ओवरऑल लर्निंग रेट है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करो 0.1 डिवाइड बाय 3.162, ये अराउंड आएगा आपका 0.0316, ठीक है। अब आप सेकंड आइट्रेशन में चेक करो, सेकंड आइट्रेशन में आपका ये आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, 0.1 डिवाइडेड बाय 10.352, ठीक है, अंडर रूट 10.352, इसको कैलकुलेट करना, ये अराउंड आएगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो ये आएगा 0.03108, ठीक है। अब डिफरेंस कैलकुलेट करो, ये अराउंड आएगा 0.00052, डिफरेंस में फर्क देख रहे हो, एडेग्रेड आपका हर आइट्रेशन के साथ जल्दी जल्दी गिर रहा है, ठीक है, एक आइट्रेशन हुई नहीं कि 0.02 का डिफरेंस आ गया। और आरएमएस प्रॉप में आपका जो लर्निंग रेट डीके है वो धीरे धीरे हो रहा है, 0.03 था 0.03 में ही अभी भी, बस पीछे की वैल्यूज थोड़ी थोड़ी चेंज हुई है, 16 था तो 10 हो गया, ठीक है, मतलब धीरे गिर रहा है आरएमएस प्रॉप में। तो एडाग्राइड में इतना जल्दी गिरने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, लर्निंग रेट डीके। और लर्निंग रेट डीके के बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं क्या प्रॉब्लम होती है ये एडाग्राइड के अंदर। जो आपका आरएमएस क्रॉप है उसमें नो लर्निंग रेट डीके, आपका कोई लर्निंग रेट डीके नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपका लर्निंग रेट इतना जल्दी नहीं गिर रहा है, बहुत धीरे-धीरे अमाउंट में गिर रहा है। और आपको पता है आपको डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क में बहुत बार बैक प्रोपगेशन करनी पड़ती है, तो आपका जो लर्निंग रेट होना चाहिए वो काफ़ी देर तक विथस्टैंड करना चाहिए वहीं पे। बट एडाग्रेड केस में वो बहुत जल्दी 0 की तरफ भाग जाता है। आरएमएस प्रॉप में वो बहुत धीरे-धीरे जाएगा 0 की तरफ, मतलब इतने में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है? तो ये फ़ायदा है आपका आरएमएस प्रॉप का एडाग्रेड के मुकाबले, ठीक है? तो आपकी लर्निंग रेट डीके प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। और ये लर्निंग रेट डीके प्रॉब्लम किसकी वजह से फिक्स हुई है? कौन था हीरो आपका? आपका था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? इसने आपको फिक्स किया है, ये आपका लर्निंग रेट डीके को, ठीक है? तो अगर कोई पूछेगा कि मतलब आरएमएस प्रॉप ने ऐसा क्या किया जो एडाग्रेड में नहीं था, तो आप यही बोलोगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? तो यही था इसमें, और बाकी इसका यूज़ केस देख लो।
यूज़ केस क्या है? ये डीप लर्निंग में यूज़ किया जा सकता है। डीप लर्निंग यूज़ेबल, जो कि आपका एडाग्राइड नहीं था। क्यों नहीं था वो? उसकी प्रॉब्लम थी ना लर्निंग रेट डीके वाली, वो तो हमने सॉल्व कर लिया। तो ऑफ कोर्स अब अगर वो सॉल्व कर लिया तो डीप लर्निंग में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत पॉपुलर था, ठीक है? बहुत पॉपुलर था। अगर हम बोले तो बहुत पॉपुलर था, कब तक? टिल 2014। मैं ये टर्म जोड़ रहा हूँ। 2014 तक ये बहुत यूज़ किया जाता था आरएमएस प्रॉप। बहुत सारे सीएनएन आर्किटेक्चर्स में, बहुत सारे आरएनएन आर्किटेक्चर में, बहुत सारे एलएसटीएम आर्किटेक्चर में एज़ आपका ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया जाता था आरएमएस प्रॉप को। बट 2014 के बाद इसको यूज़ करना बंद कर दिया गया। किसकी वजह से? 2014 में कौन आया था? आपका एडम आ गया था, ठीक है? जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, अपना लास्ट ऑप्टिमाइज़र। जब तक एडम नहीं आया था, आरएमएस प्रॉप आपका हीरो था। बट वही है, हर किसी का दिन आता है, तो एडम का दिन आया तो आरएमएस के चले गए, ठीक है? जैसे कि अभी भी आजकल का आई थिंक जो एक फेमस गूगल आर्किटेक्चर है, सीएनएन आर्किटेक्चर, उसका नाम है आई थिंक इंसेप्शन। इंसेप्शन आई थिंक अब तक भी आरएमएस प्रॉप यूज़ कर रहा है, जहाँ तक मैंने सुना है। मेबी अब चेंज कर दिया हो, बट 1 साल पुरानी बात है तो इंसेप्शन यूज़ कर रहा था, मेरे हिसाब से तो, ठीक है? तो जो एक गूगल का फेमस आर्किटेक्चर है, इंसेप्शन, ठीक है? सीएनएन आर्किटेक्चर है, मेनली इमेज क्लासिफिकेशन एंड ऑल के लिए यूज़ किया जाता है। गूगल का आर्किटेक्चर है सीएनएन आर्किटेक्चर। इसमें आरएमएस प्रॉप एज़ अ ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया जाता है, ठीक है? बट आजकल के टाइम में सबने शिफ्ट कर दिया एडम के ऊपर, ठीक है? सबने शिफ्ट कर दिया है एडम के ऊपर। क्यों किया सबने एडम के ऊपर शिफ्ट? क्या प्रॉब्लम, क्या कमी रह गई आरएमएस प्रॉप में? प्रॉब्लम ये थी, नहीं सब कुछ बेटर है। आपका जो एडम भी है ना, वो आरएमएस प्रॉप से बना है, ठीक है? एडम के अंदर देखोगे पूरा आरएमएस प्रॉप की कैलकुलेशन है, सब कुछ आरएमएस प्रॉप का है। बट एक चीज़ एडम ने ऐड कर दी, जिसकी वजह से उसने आरएमएस प्रॉप को हरा दिया। उस टर्म का नाम है आपका मोमेंटम। मतलब फिजिक्स वाला मोमेंटम नहीं की बात कर रहे, मतलब मेबी अगर रिलेट करना चाहो तो कर लेना, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? जो आरएमएस प्रॉप में होता है ना, उसमें कोई मोमेंटम नहीं होता। देयर इज़ नो मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या चीज़ है? ठीक है? पहले तो वो समझना पड़ेगा मोमेंटम में क्या होता है। मोमेंटम आपकी ऐसी टेक्निक होती है, ठीक है? जिसमें आपके पास्ट ग्रेडिएंट्स को याद किया जाता है, ठीक है? मतलब इसमें आपका जो ऑप्टिमाइज़र है उसको पास्ट ग्रेडिएंट्स के बारे में नॉलेज होती है, जो कि इसमें केस में नहीं है। यहाँ पे आप मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर रहे हो। आपको ग्रेडिएंट्स की कोई न जानकारी नहीं है, आपको मूविंग एवरेजेस की जानकारी है, बट आपको मोमेंटम की कोई जानकारी नहीं है। तो मोमेंटम क्या होती है? टेक्निक, अगर मैं जनरल भाषा में बोलूँ, ज़्यादा स्टैटिस्टिकल टर्म में नहीं जाते। टेक्निक इन व्हिच, अगर आपको थोड़ा रिसर्च वर्क में जाना है, तो आप बेशक यूट्यूब पे वीडियो में जाइए, मोमेंटम पढ़िए। बल्कि एक आई थिंक एक ऑप्टिमाइज़र आता है, मोमेंटम ऑप्टिमाइज़र। ऑल्दो वो यूज़ नहीं किया जाता, बट वो पूरा मोमेंटम पे फ़ोकस्ड है, ठीक है? वो पूरा मोमेंटम में बना है। वो पहले आ चुका है बहुत, एडम वेडम से पहले आ चुका है बहुत। तो आप उसे पढ़ सकते हैं मोमेंटम ऑप्टिमाइज़र को, उसका मैथमेटिकल देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा पूरा, ठीक है? तो टेक्निक इन व्हिच ऑप्टिमाइज़र रिमेंबर पास्ट ग्रेडिएंट, पास्ट ग्रेडिएंट्स, ठीक है? इसमें आपका जो ऑप्टिमाइज़र होता है, उसको पास्ट ग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी होती है। तो आपके आरएमएस प्रॉप में कोई मोमेंटम नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आरएमएस प्रॉप। बट एडम के पास ये है, एडम हैज़ मोमेंटम, ठीक है? एडम के पास मोमेंटम है, इस वजह से वो आरएमएस प्रॉप पे भारी पड़ गया, ठीक है? यही रीज़न है कि वो आरएमएस प्रॉप के ऊपर प्रेफर्ड किया जाता है आपके एडम को, ठीक है? तो एडम भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक मैं सेक्शन बनाता हूँ, ये हमारा 6th ऑप्टिमाइज़र है, एडम, ठीक है? और इसी को आपको मेन समझना है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? एडम आपका ना एक कॉम्बिनेशन होता है। ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? कॉम्बिनेशन, 2 चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया है।
ठीक है? जो मैंने आपको बताया मोमेंटम ऑप्टिमाइज़र एक आया था इससे पहले, उसका लिया मोमेंटम वाला पार्ट, ठीक है? मोमेंटम वाला पार्ट उसका लिया और आरएमएस प्रॉप का ले लिया हमने, जो है आरएमएस प्रॉप का जो वेट अपडेशन के लिए यूज़ किया जाता है। वो दोनों पार्ट लिए, दोनों को जोड़ दिया और हमें मिल गया अपना एडम, ठीक है? तो आपने मोमेंटम का भी यूज़ कर लिया, आरएमएस प्रॉप का भी यूज़ कर लिया, दोनों को जोड़ दिया। मतलब यही है, आरएमएस प्रॉप ही है, उसके साथ आपने मोमेंटम को जैसे जोड़ दिया, वो एडम बन चुका है, ठीक है? तो इसका मैथमेटिकल की तरफ चलते हैं पहले। मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल समझ आएगा तो सब कुछ समझ आएगा, ठीक है? तो पहले इनिशियल सेटअप देख लेते हैं जो आपका गिवन रहता है। तो मैं ले रहा हूँ वेट हमारा वही 5, अल्फ़ा हमारा 0.1, आपका जो लॉस है हमारा, मैं वही ले रहा हूँ आपका कस्टमाइज़्ड फ़ंक्शन डब्ल्यू स्क्वायर, तो आपका जो जीटी आएगा, वो आएगा 2W, ठीक है? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत बार, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद आपका ये आपका बीटा 1 0.9, ये आपका वही है डीके फैक्टर जो आपने आरएमएस प्रॉप में पढ़ लिया है, ठीक है? देन आपका जो एप्सिलॉन है 10 की पावर -8 जो कांस्टेंट वैल्यू है आपके डिवीजन बाय 0 को सॉल्व करने के लिए, ये हमने पढ़ लिया ये सब। अब इसमें एक नई टर्म आ जाती है, वो नई टर्म क्या है आपकी बीटा 2। अब ये बीटा 2 क्या है? इसको मैं ले रहा हूँ 0.999। अब ये क्या है ये 0.999 बीटा 2 है क्या? बेसिकली ये जो बीटा 2 है ना, इसका काम क्या है? टू कीप ट्रैक ऑफ प्रीवियस ग्रेडियंट्स, ठीक है? तो आपके पास में 2 बीटा हैं, जो आपका ये बीटा 1 है ये आपका आरएमएस प्रॉप वाला बीटा है, डीके फैक्टर वाला। जो आपका ये बीटा 2 है, ये आपका मोमेंटम वाला बीटा है, जो आपका प्रीवियस ग्रेडियंट्स का ट्रैक रहेगा। तो आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको प्रीवियस ग्रेडियंट्स का ट्रैक भी मिल गया, आपने आरएमएस वाला भी जोड़ दिया। तो वही चीज़ तो हमने आपको बात की, कॉम्बिनेशन किस-किस का है? आरएमएस प्रॉप का है और मोमेंटम का है। और आपका जो बीटा 1 है ये आपका आरएमएस प्रॉप दिखा रहा है, बीटा 2 आपका मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका इनिशियलाइज़ेशन प्रोसेस, ठीक है? अब ये भी कुछ स्टेप में काम करेगा, इसमें मैं बस एक ही आइटरेशन चलाऊँगा, ठीक है? तो एक-एक करके बात करते हैं एक ही आइटरेशन का, तो आप समझ जाओगे। क्योंकि इसमें थोड़े स्टेप्स ज़्यादा है ना, तो 2 आइटरेशन करना थोड़ा हेक्टिक रहेगा और आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो। तो एक आइटरेशन करोगे आप समझ जाओगे कैसे करना है। सबसे पहले ग्रेडिएंट कैलकुलेट करोगे, ये तो सब में सेम स्टेप है यार। ग्रेडिएंट कैलकुलेट करो, ठीक है? तो G1 निकाल दो अपना, G से डिनोट करते हो, तो 2W है ना आपका, ऊपर निकाल दिया है, तो 2 इंटू 5 इंटू 10, तो G1 आपका निकल गया 10। ये तो आपने इतनी बार कर दिया, सेम ग्रेडिएंट के साथ ही। चलो, दूसरा स्टेप है आपका, आपको निकालना है कंप्यूट M1, ठीक है? अब ये M1 क्या है? M1 को आप बोलते हो फर्स्ट मोमेंट एस्टीमेट, ठीक है? ये नाम है इसका, M1 को आप फर्स्ट मोमेंट एस्टीमेट बोलते हो। मोमेंट यानी मोमेंटम, फर्स्ट मोमेंटम एस्टीमेट, ठीक है? M1 को निकालने के लिए फॉर्मूला आपका ये है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला ही है इसमें सब कुछ। M1 इक्वल टू आपका बीटा 1 डीके फैक्टर, ठीक है? M t-1, अभी t-1 क्या है? इससे पुराना वाला मोमेंट, इससे पुराना वाला M1। जैसे अगर आप आइटरेशन 2 में जाओगे ना, तो यहाँ पे आप आइटरेशन 1 का M1 यूज़ करोगे, ठीक है? जैसे आप अपना मूविंग एवरेज वाला में पढ़ लिया ना, कि अगर हम सेकंड मूव आइटरेशन में होते हैं तो फर्स्ट वाले का मूविंग एवरेज का यूज़ किया जाता है फॉर्मूले में। तो वही है, ये आपका प्रीवियस वाला M1 है, ठीक है? ये आपका प्रीवियस वाला M है, M1 तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके लिए है, ठीक है? मैं M यूज़ करता हूँ बस यहाँ, ठीक है? M कैलकुलेट करना है, क्योंकि M1 तो हम अपनी फर्स्ट आइटरेशन में इसलिए M1 लिख रहे हैं वहाँ। ठीक है? आपको M कैलकुलेट करना होता है, जो कि आपका होता है फर्स्ट मोमेंट एस्टीमेट, और ये MT-1 आपका पुराना एस्टीमेट होता है, ठीक है? प्लस 1 माइनस B1 यानी आपका वही डीके फैक्टर GT, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो देख लेते हैं कैसे डालोगे। M1 बीटा फैक्टर क्या था आपका 0.9, सॉरी डीके फैक्टर, MT-1 यानी इससे पहले वाला M, इससे वाला पहला M तो कुछ था नहीं हमारे पास, ये पहला ही आइटरेशन है, हम पहली बार ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 0 रहेगा,
ठीक है। अब 1 माइनस B1 यानी 1 माइनस 0.9 0.9 सेट किया था ना हमने डी के फैक्टर 1 माइनस 0.9 इंटू जी टी आपने 10 निकाला अभी ऊपर तो निकाला फर्स्ट स्टेप में, ठीक है 10 आ रखा है। तो निकालो M1 कैलकुलेट करो, पहली टर्म तो पूरी 0 बन जाएगी, 0 से इंटू हो रही है, ये आएगा आपका 0.1 इंटू 10 0.1 इंटू 10 यानी 1, ठीक है। तो M1 आ गया आपका 1, ठीक है, मिल गया आपको अपना फर्स्ट मोमेंट एस्टिमेट, अच्छी बात है। थर्ड आपको कंप्यूट करना है, कंप्यूट V, ठीक है। अब ये V क्या है, V आपका है सेकंड मोमेंट एस्टिमेट, सेकंड मोमेंट एस्टिमेट, पहले फर्स्ट मोमेंट एस्टिमेट निकाला, सेकंड मोमेंट एस्टिमेट निकालो, और सेकंड मोमेंट एस्टिमेट को हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका भी अपना फॉर्मूला है, तो V अगर 1 निकाल रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट आइट्रेशन पे हैं, इस बार आप पिछली बार आपने बीटा 1 का यूज़ किया, इस बार आप बीटा 2 का यूज़ करोगे, तो बीटा 2 इंटू वी टी माइनस 1 यानी पुराना वाला V जो भी होगा इस आइट्रेशन से पहले, बट ये हमारी पहली है तो इससे पहले ये कुछ हो नहीं रखा तो ये 0 रहेगा ऑफ कोर्स। हाँ, मान लो आप सेकंड आइट्रेशन में रहोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ ऊपर M वाले में, कि मान लो जब आप M2 निकाल रहे होगे ना, जब आप M2 निकाल रहे होगे तो इस MT-1 की जगह पे आप ये डालोगे 1 जो आपने आइट्रेशन 1 में निकाला था। ऐसे आप अगर आइट्रेशन 3 पे रहोगे तो आइट्रेशन 2 का M लगाओगे वहाँ, आइट्रेशन 4 पे रहोगे तो आइट्रेशन 3 का M लगाओगे, ऐसे अपने से एक पहली वाले आइट्रेशन का M लगाओगे और अपने से पहली वाले आइट्रेशन का V लगाओगे, ठीक है। प्लस 1 माइनस B2 सेम फॉर्मूला यहाँ, और GT का स्क्वायर, ऊपर GT था बस यहाँ GT का स्क्वायर है, ठीक है। तो बीटा 2 आपका है 0.999, और इससे पहले हमने कोई निकाला नहीं है, ये हमारा पहला ही आइट्रेशन तो ये 0 रहेगा, प्लस 1 माइनस 0.999 GT का स्क्वायर यानी 10 आया था ना हमारा ग्रेडियंट फर्स्ट स्टेप में, तो 10 10 जा 100। सो V1 आपका कैलकुलेट करो, तो ये ओवरऑल टर्म तो आपकी 0 आ जाएगी, देन आपका ये 0.001 हो जाएगा, इंटू 100 करोगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। देख लेना कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो सॉल्व कर लेना। तो आपको मिल गया फर्स्ट मोमेंट एस्टिमेट, सेकंड मोमेंट एस्टिमेट, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है आपका बायस करेक्शन, या बेसिकली हम इसे नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, बायस करेक्शन, और आप इसे नॉर्मलाइजेशन भी बोल सकते हो, बायस करेक्शन या आप बोल लो नॉर्मलाइजेशन। तो हमें जो हमारे दोनों मोमेंट एस्टिमेट मिले हैं उनको आपको नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। नॉर्मलाइज करने का फॉर्मूला सबको पता ही होगा यार, बेसिकली इसको हम दिखाते हैं किससे, एम कैप से और वी कैप से, ठीक है। तो सबसे पहले एम कैप निकालोगे, ये यूज होंगे आपके वेट अपडेशन के लिए, एम कैप और वी कैप, ठीक है। तो एम कैप निकालोगे तो ये होगा आपका, इसका फॉर्मूला होगा M1 जो भी आपका M आया है इस आइट्रेशन के लिए, अंडर रूट 1 माइनस बीटा 1, क्योंकि M1 बीटा 1 का यूज करता है, तो 1 माइनस बीटा 1, तो कैलकुलेट करोगे M1 आपका 1 आया था, ठीक है, और 1 माइनस बीटा 1 यानी 0.9, तो 1 माइनस 0.9 0.1, और 0.1 अपॉन 0.1 इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका, और सेम आप वी कैप निकालोगे तो यहाँ पे आप V1 डालोगे 1 माइनस बीटा 2, तो 1 माइनस सॉरी ये V1 कितना आया आपका 0.1 आया है, राइट, और 1 माइनस 0.999, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एम कैप मिल गया, ये आपका वी कैप मिल गया जो आपको चाहिए थे नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, ठीक है, जो आपने बायस करेक्शन कर ली है। बस अब आपका फिफ्थ स्टेप है वेट अपडेशन, ठीक है। अब कर लो वेट अपडेट अपने, वेट अपडेशन सिंपल है, अब तो वेट अपडेशन करना है बस। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पुराने वालों से इंस्पायर्ड है आपके आरएमएस प्रॉप से, डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड, ठीक है, माइनस अल्फा, अल्फा के साथ आप एम कैप लगाओगे, अंडर रूट आपका वी कैप प्लस एप्साइलन, ठीक है, बस इतना ही है आपका फॉर्मूला। तो डब्ल्यू ओल्ड आपका इनिशियल वेट 5 था,
अल्फा आपका 0.1, ये आपने एम कैप अभी अभी 10 निकाला है, ये आपने अभी निकाला है 100, और ये निकाला आपने 10 की पावर -8, जिसको हम इग्नोर करने वाले हैं। और इसे कैलकुलेट करो तो आपका डब्ल्यू न्यू आएगा 0.1 इंटू 10, 1, 1 डिवाइड बाय 3 पॉइंट, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा 4.0.1 4.9, राइट। तो आपका आ गया डब्ल्यू न्यू 4.9। सो डू फॉर आइट्रेशन 2 और आइट्रेशन 3, ऐसे ही करते रहोगे आप, आइट्रेशन 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे आपको आइट्रेशन 2 के लिए करना है, आइट्रेशन 3 के लिए करना है, आपके वेट अपडेट होते रहेंगे इसके साथ, एडम के साथ। ठीक है, तो अब आई नो बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि क्या बताया गया मैथमेटिकली हमें समझ नहीं आया है। क्या है ये फर्स्ट मोमेंट एस्टिमेट, क्या है ये सेकंड मोमेंट एस्टिमेट, क्या है ये बायस करेक्शन वाला स्टेप, बाकी ग्रेडियंट निकालने वाला स्टेप तो समझ आ ही गया होगा। इसके लिए मैं एक समरी बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक समरी बताता हूँ हर स्टेप की, कि हर स्टेप में आखिर हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि किसी को नहीं आता मैथमेटिकली समझ, मेरे को भी खुद नहीं आता मैथमेटिकली समझ जब तक कोई जनरल ना बताए मुझे। तो फर्स्ट स्टेप तो है हमारा ग्रेडियंट कैलकुलेट करने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका क्या है, कंप्यूट ग्रेडियंट। अब देखो इसमें तो क्या बताऊं यार, ये तो आपने पिछले 2 स्टेप में कराया था, इसको मैं कुछ बता नहीं रहा। आपको ग्रेडियंट निकालना है, ऑफ कोर्स जैसे निकालते ही हो। ठीक है, आपने अपना लॉस फंक्शन डिफरेंशिएट कर लिया, उसमें बस आपको वैल्यू डालनी है डब्ल्यू की, आपको आपका ग्रेडियंट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे केस में 2 इंटू डब्ल्यू आ रहा था, तो 2 इंटू डब्ल्यू करके हमें 10 मिल गया था। ठीक है, देन आपका जो सेकंड स्टेप है वो है आपका कंप्यूट एम। वो आपका क्या है, कंप्यूट एम। एम आपका क्या है, फर्स्ट मोमेंट एस्टिमेट। ठीक है, तो मोमेंट एस्टिमेट बोल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, मोमेंटम से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक्चुअली में कर क्या रहा है, ये आपका निकाल रहा है वेटेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ध्यान से सुनना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हाँ, अब इसको उससे रिलेट करने में मत लग जाना कि आरएमएस पर आपका यूज होगा, नहीं, थोड़ा अलग है। वेटेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ, किसका वेटेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पास्ट ग्रेडियंट्स का। आपके जो पुराने ग्रेडियंट्स हैं उनका मूविंग एवरेज है ये। ठीक है, और मोमेंटम होता क्या है, पास्ट ग्रेडियंट्स का जो रिकॉर्ड रखना होता है आपको, तो रख तो रहे हैं हम रिकॉर्ड इस एम की मदद से। ठीक है, देन आपका थर्ड स्टेप था कंप्यूट वी। अब वी क्या, आपका सेकंड मोमेंट एस्टिमेट। ठीक है, तो सेकंड मोमेंट एस्टिमेट में क्या कर रहे हैं, देखो सेम चीज है, वेटेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये भी आपका क्या है, मूविंग एवरेज ही है, बट ये किसका है, ये किसका है, ये स्क्वायर्ड ग्रेडियंट्स का है। मतलब जो आपने पास्ट ग्रेडियंट्स लिए उन्हीं को स्क्वायर्ड कर दिया अब, स्क्वायर्ड ग्रेडियंट्स का, क्योंकि हमें स्क्वायर टर्म में चाहिए होते हैं वो बेसिकली। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका मतलब, ये आपका आरएमएस प्रॉप से रिलेटेड है, ये वाला आपका आरएमएस प्रॉप से रिलेटेड है। ठीक है, आपका जो ये वी वाला पार्ट है आरएमएस प्रॉप से रिलेटेड है। वाई, ये क्यों जरूरी है हमारा, क्योंकि आपने आरएमएस प्रॉप की एक खासियत देखी होगी, जो आपका लार्जर ग्रेडियंट होगा, लार्जर द ग्रेडियंट स्मॉलर द अपडेट, स्मॉलर अपडेट, और स्मॉलर द ग्रेडियंट लार्जर द अपडेट। ये थी आरएमएस प्रॉप की खासियत, लार्ज स्मॉलर द ग्रेडियंट लार्जर द अपडेट। ये हमने पढ़ा था ना आरएमएस प्रॉप में। ठीक है, मतलब ये खासियत होती है आपके अडेप्टिव ऑप्टिमाइजर्स की, कि जितना अगर बड़ा ग्रेडियंट होगा उतना छोटा अपडेट देंगे, जितना छोटा अपडेट होगा, छोटा छोटा ग्रेडियंट होगा उतना बड़ा अपडेट देंगे वेट को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या कर रहा है, जो आपका ये सेकंड मोमेंट एस्टिमेट है ना, ये यही चीज कर रहा है आपका, मतलब ये आपका हेल्प कर रहा है वेट एडजस्टमेंट में। ठीक है, सॉरी लर्निंग रेट एडजस्टमेंट में, ये आपका लर्निंग रेट एडजस्टमेंट में हेल्प कर रहा है आपका, और लर्निंग रेट से ही तो आपका वेट एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका लर्निंग रेट एडजस्टमेंट में मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है आपका लर्निंग रेट एडजस्टमेंट में, क्योंकि देखो आप इससे क्या निकाल रहे हो, वी निकाल रहे हो। ठीक है, V1 निकाल रहे हो, अब V1 ही तो आपका नीचे जाके डिवाइड में जा रहा है वेट अपडेशन के टाइम, V तो आपका वेट अपडेशन में डिवाइड के टाइम जा रहा है। अब आप बोलोगे ये तो V कैप है, बट V कैप भी तो आपका V1 से ही आया है। ठीक है,
तो वही बात है, ठीक है? और m आपका पास्ट ग्रेडिएंट्स का वो रखता है इन्फो, और ये स्क्वायर्ड ग्रेडिएंट्स का इन्फो रखता है आपका v, ठीक है? जो आपका बेसिकली आरएमएस प्रॉप का टर्म है, आरएमएस प्रॉप से इंस्पायर्ड है आपका v1 वाला, और बाकी आपका जो ये m वाला है ये आपका मोमेंटम से है, ठीक है? देन आप बोलोगे ये फोर्थ स्टेप क्या है, बायस करेक्शन। बायस करेक्शन मैंने आपको बता दिया, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन टर्म है, इसमें बेसिकली हम आपके क्या निकाल रहे हैं, एम कैप और वी कैप, ठीक है? ये बेसिकली आपके हैं नॉर्मलाइजेशन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये तो पता है, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, बट कर क्यों रहे हैं? तो बेसिकली अगर आप बायस करेक्शन को यूज ना करो, एक बार के लिए मान लेते हैं, हम सिनेरियो लेते हैं कि बायस करेक्शन हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है? तो आप ये हो सकता है कि जो आपके स्टार्टिंग वेट्स है, जो आपके शुरुआत के आइट्रेशंस के वेट्स हैं, वो इतने छोटे हो जाएँ कि जिससे आपकी कन्वर्जेंस बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है? तो वो इश्यूज़ रहते हैं। जैसे कि आप यहीं देख लो, अ, ये देखो आप, कहाँ पे किया हमने, ऊपर किया ना सॉल्व। ये आपका अपनी M1 और V1 देखो, M1 है 1, V1 है आपका 0.1, बहुत छोटी वैल्यूज़ हो चुकी है शुरुआत में ही। अगर आप इन इन दोनों को वैल्यूज़ को आप वेट अपडेशन के टाइम डालते, तो आपका वेट अपडेट भी बहुत छोटा होता, ठीक है? और हमें वो तो नहीं चाहिए। तो हमने नॉर्मलाइजेशन किया, अब आपका जो m है वो 1 से 10 हो चुका है, और आपका जो v1 है वो 0.1 से 100 हो चुका है, ठीक है? तो अब आपके जो m है और v है वो बढ़ चुके हैं, तो आपका वेट अपडेशन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है? तो विदाउट बायस करेक्शन आपके जो स्टार्टिंग के वेट्स होंगे ना, वो बहुत छोटे हो जाएँगे, और उन छोटे की वजह से आप जितने वेट छोटे हो जाएँगे, स्लो कन्वर्जेंस हो जाएगी, ठीक है? वो तो आपको पता ही है, जितना वेट अगर छोटा रहेगा, छोटे-छोटे अपडेट्स होंगे, तो कन्वर्जेंस स्लो होगी, ट्रेनिंग में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? सो दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग स्लो कन्वर्जेंस, स्लो कन्वर्जेंस, ठीक है? तो ये इसका बोल सकते हो इस स्टेप का बेनिफिट है, और बाकी लास्ट स्टेप तो यार वेट अपडेशन वाला है, उसमें तो बस फॉर्मूला लगाना है ठीक है? तो उसको बताने की ज़रूरत है भी नहीं आई थिंक मुझे, वो तो आप ऑलरेडी सब में कर चुके हो अब तक, वो तो हर किसी का अपना-अपना फॉर्मूला है, हर अलग-अलग टर्म है, ठीक है? इंस्पायर्ड सब एडाग्राइड से, तो यहाँ तो आप वेट अपडेशन करना है, बेसिकली आपको न्यू वेट्स मिलेंगे सब इस स्टेप के बाद, पुराने वेट्स का यूज़ करके, और आपका एम और वी का यूज़ करके आपको नया वेट्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो यू विल गेट न्यू वेट्स इन दिस स्टेप, ओके? अब कुछ बातें हैं जो आपको एडम के बारे में पता होनी चाहिए। ये जो हमने एडम पढ़ा है आज की वीडियो में, ये है स्टैंडर्ड एडम, ठीक है? नॉर्मल एडम जो बेसिकली यूज़ नहीं किया जाता, अगर मैं बोलूँ आजकल के किसी एडवांस आप उसमें देखोगे, इस वाले एडम का यूज़ नहीं किया जाता। बेसिकली एडम के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स ऑफ एडम। जैसे आप देख सकते हो ग्रेडिएंट डिसेंट है, ग्रेडिएंट डिसेंट के वेरिएंट्स थे आपके स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट और मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट। वैसे आपके एडम के भी वेरिएंट्स निकल चुके हैं आजकल, ठीक है? अब अगर बेसिकली अगर मैं बोलूँ वेरिएंट्स ऑफ एडम कौन-कौन से होते हैं? अगर मैं बहुत फेमस वाले की बात करूँ, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है आपका एडम डब्ल्यू। इसका आपको नाम याद करना चाहिए। इसका मतलब है एडम विद वेट डीके, ठीक है? अब वेट डीके अलग से अपनी प्रोसेस है, बट आपको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये आजकल के जो ट्रांसफॉर्मर है आपके बर्ट और आपका जीपीटी 3, 4 उन सब में आपका एडम डब्ल्यू का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये काफ़ी, अगर मैं सबसे बोलूँ, मोस्ट यूज़्ड आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़्ड ऑप्टिमाइज़र आपका एडम डब्ल्यू है, ठीक है? लेकिन निकला तो ये खैर एडम से ही है, ठीक है? पूरा कांसेप्ट एडम का है, बस इसने कुछ और इम्प्रोवाइज़ कर दिया होगा, जो इसका वेट डीके वाली चीज़ है अब मैं बता रहा हूँ। इसने कुछ एक चीज़ डाल दी वेट डीके वाली, और ये थोड़ा और एडवांस बन गया नॉर्मल एडम से, ठीक है? और वैसे आपके और भी हैं, बट एडम डब्ल्यू के बारे में आपको थोड़ा जानना ज़रूरी था। जैसे आपके हैं एडा बाउंड, ठीक है? एडा बाउंड हो गया, और एक तो और हैं जैसे उम, आर एडम है, ठीक है? आर एडम, आर एडम का मतलब होता है रेक्टिफाइड एडम, ठीक है? रेक्टिफाइड एडम जनरली ये आपके गैन्स में यूज़ किया जाता है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स में, ठीक है? और मतलब इंस्पायर्ड सारे एडम से ही हैं, बाकी इनको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको रिसर्च वर्क में जाना है, ठीक है? आपको रिसर्च वर्क में जाना है आगे जाके, तब मैं बोलूँगा आप देख सकते हो इनको, और ख़ासकर एडम डब्ल्यू को देख लो, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएँगी एडम डब्ल्यू के बारे में। बट मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आपकी एडम से इंस्पायर्ड रहेंगी, तो आपको सीखने में बहुत आसानी होगी, इतना मैं बोल सकता हूँ।
ठीक है? बाकी यूज़ केस देख लेते हैं इसका। यूज़ केस तो इसका यही है कि परफेक्ट ऑप्टिमाइज़र है भाई, परफेक्ट है ये। यूज़ करने के लिए परफेक्ट है। ख़ासकर इसका जो एडम डब्ल्यू वाला वेरिएंट है, वो तो एकदम बेस्ट है। ठीक है? अब डिसएडवांटेज क्या है? आज के टाइम के हिसाब से परफेक्ट है ये। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हाई जीपीयू और सीपीयू यूसेज। मेमो मतलब आपका जीपीयू और सीपीयू मतलब आपके रिसोर्सेज़ काफ़ी अच्छे खासे लेता है आपका एडम, ऑप्टिमाइज़ करते वक़्त ना। मतलब जीपीयू एक्सटेंसिव है, आपके जीपीयू को काफ़ी अच्छा खासा यूज़ करता है। जो आपके चैट जीपीटी वगैरह चल रहे हैं ना, मतलब बैकएंड्स पे आपके जो सीपीयू के अंदर जिनमें चल रही है प्रोसेसिंग पावर्स, वो अच्छे खासे जिनमें आपके मॉडल ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है? जो आपके जीपीटी वगैरह हैं, उनमें एडम डब्ल्यू का यूज़ किया जा रहा है। बट एडम डब्ल्यू क्या है, ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। मतलब आपकी बहुत सारी मेमोरी पावर वगैरह लेता है। तो ये जीपीयू एक्सटेंसिव और सीपीयू इंटेंसिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आपका मतलब वही है कि आपको हेवी जीपीयू और हेवी सीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी। बट लेकिन जिस आपकी परफॉर्मेंस देता है उस हिसाब से वो चीज़ें वर्थ इट है। ठीक है, मैं बोलना चाहूँगा। जिस हिसाब से एडम डब्ल्यू आपकी परफॉर्मेंस देता है, उस हिसाब से आपके ये जो रिक्वायरमेंट्स ले रहा है वो वर्थ इट है। मेबी इन फ्यूचर जाके एडम डब्ल्यू से भी बढ़िया कोई ऑप्टिमाइज़र आ जाए, नया मार्केट में, जो मतलब इन सबको ही पीछे छोड़ दे और मेमोरी एफिशिएंट भी हो बहुत ज़्यादा, जो इतना जीपीयू भी ना ले, जो इतना सीपीयू भी ना ले। बट अभी के टाइम पे तो हमारे पास ऐसा कोई अल्टरनेटिव है नहीं, जो एडम डब्ल्यू जितनी परफॉर्मेंस दे रहा है और इंटेंसिव भी नहीं है ज़्यादा। तो फिलहाल के तो हमारे पास एडम डब्ल्यू ही चॉइस है। बट आप लोग यहाँ के यहाँ से जाओ सीख के और बनाओ अपना खुद का एक ऑप्टिमाइज़र, एक एल्गोरिथम बनाओ जिससे सीपीयू पे कम लोड पड़े और परफॉर्मेंस भी एटम जितनी दे दे। तो बस वही था। तो इसी के साथ हमने सारे ऑप्टिमाइज़र कवर कर लिए और यहाँ पे हमने आपका एडाग्रेड को भी कर लिया है, आरएमएस प्रॉप भी कर लिया है, एडम भी कर लिया है। बाकी आप चाहो तो एक बार यूट्यूब पे जाके एडम डब्ल्यू पढ़ सकते हो। ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको एडम डब्ल्यू पढ़ने में, ठीक है? तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो आई थिंक मैं आज ही अपलोड कर दूँगा अगली वीडियो भी। बेसिकली उसमें हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके वैनिशिंग ग्रेडिएंट है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट वगैरह है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक हम लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।